तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो नया मॉड्यूल है वो चालू करेंगे, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय। हम लोगों ने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मॉड्यूल चालू किया था उसका एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेटा बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम लोग चालू करेंगे तो देखेंगे। देखो क्या होता है कि जो न्यूरल सिस्टम है, जो न्यूरल सिस्टम के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है, बिंदु से बिंदु समन्वय होता है। एंड जो न्यूरल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि आप किसी तवे पे हाथ लगाओगे, तो आप किसी तवे पे हाथ लगाओगे तो अचानक आपसे एकदम फास्टली आपको गरम गरम लगेगा ना, एकदम फास्टली आप उसको क्या कर लोगे, हाथ को उठा लिए। तो ऐसा नहीं है ना कि आप तवे पर हाथ रख दिए, आपको पता ही नहीं चला, आधा घंटा हो गया आपका हाथ जल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, एकदम फास्टली। तो क्या होता है कि न्यूरल सिस्टम के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन होता है कैसा होता है, एकदम फास्ट होता है, लेकिन कम समय अवधि का होता है, कि थोड़े समय का ही होता है। ऐसा नहीं कि आप तवे से हाथ उठाए हो फिर बार बार आपका रिफ्लेक्स आ रहा है और बार बार आप ऐसे हाथ को कर रहे हो, नहीं। तो क्या हुआ, न्यूरल सिस्टम के द्वारा जो कोऑर्डिनेशन है कैसा बेटा, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन कैसा होता है, फास्ट होता है। मींस रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है हम लोगों को कौन, न्यूरल सिस्टम। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन होगा कैसा होगा बेटा, ज्यादा ड्यूरेशन का होगा। जैसे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ा, तो ग्लूकोज बढ़ा तो उसको चेंज करने के लिए क्या, बहुत सारे हार्मोन वगैरह रिलीज हुए, जिन्होंने क्या किया, बॉडी के अंदर उस ग्लूकोज के हार्मोन को, ग्लूकोज को क्या किया, हार्मोनल एक्शन के द्वारा कम किया। ठीक, तो ऐसा क्या, जैसे ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन की जैसे मान लो किसी व्यक्ति में, बच्चे में कमी हो गई, तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे देखने को मिलेगा, उसकी हाइट छोटी हो जाएगी। ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ज्यादा हो गया तो हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, गाइगेंटिज्म। तो क्या होगा, हार्मोनल का जो इफेक्ट होगा वो लंबे समय तक रहेगा। ऐसा नहीं कि उसकी हाइट एक बार बढ़ी तो फिर एक महीना रही फिर नहीं रही, वापस छोटा हो गया, नहीं ना, लंबे समय तक रहेगा, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट भी रह सकता है। तो क्या हो गया बेटा, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो इफेक्ट होगा वो क्या रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेगा। तो उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन कैसा है, स्लो है। न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कैसा है, फास्ट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। इसका कैसा है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक का है, लेकिन कैसा है, स्लो। दूसरी चीज क्या है, बॉडी के जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, बॉडी का जो, बॉडी की जो हमारे शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उसको मैनेज करने के लिए भी और उसको मेंटेन करने के लिए भी कौन जिम्मेदार है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम लोगों को जब न्यूरल सिस्टम है फिर भी हम लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। न्यूरल सिस्टम के होते हुए हम लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बेटा बॉडी की जितनी भी सेल्स है, उन सभी सेल्स को, बॉडी की जो जितनी भी सेल्स है उन सभी सेल को नर्व इनर्वेट नहीं करती है, सारी की सारी तंत्रिकाओं के द्वारा सप्लाई नहीं होती। लेकिन बॉडी का जो सेलुलर फंक्शन है, जो भी कार्य है वो कंटिन्यूअसली चलता रहना चाहिए। तो उस कंटिन्यूअसली सेलुलर फंक्शंस को कंटिन्यूअसली चलाने के लिए क्या जरूरत पड़ी, एक अनदर सिस्टम की, अनदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एंडोक्राइन बोल दिया, जो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, हार्मोन के द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो देखो क्या न्यूरल सिस्टम कैसा प्रोवाइड कर रहा है बेटा, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है और रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर रहा है। फास्ट लिव्ड है लेकिन कम समय अवधि तक रहेगा। जबकि एंडोक्राइन का कोऑर्डिनेशन कैसा है बेटा, स्लो है लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा। दूसरी बात क्या बोला मैंने कि नर्व के होते हुए, नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के होते हुए अपने को एंडोक्राइन की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, कि शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको नर्व सेल्स इनर्वेट नहीं करती, नर्व फाइबर इनर्वेट नहीं करते। लेकिन सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड, लेकिन जो कोशिकाओं का जो काम है उसको लगातार रेगुलेट करना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को एक नए कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी और नए सिस्टम की जरूरत पड़ी, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। तो उस लोग वो कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम, किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा। दूसरी बात अभी मैंने बताया क्या, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजी जो फंक्शन है बॉडी का, बॉडी की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसके लिए कौन से न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का क्या, कोऑर्डिनेटेड वे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में काम करना जरूरी है। अब बेटा हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली दो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो एक्सो का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये देखो कि एक्सो का मतलब कहां, एक्सो का मतलब है बाहर, एंडो का मतलब क्या है बेटा, अंदर। एंडो का मतलब क्या, अंदर। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, एंडो, एंडो का मतलब अंदर, अंदर किसके, ब्लड में, अंदर किसके, ब्लड में। बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, एंडो का मतलब अंदर, और अंदर किसके, अंदर किसके, ब्लड में। मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो अपना सीक्रेशन किसमें डालती है, अपना जो भी स्रावित पदार्थ है किसमें डालेगी,
ब्लड में डालती है। क्यों डालती है ब्लड में? क्योंकि इसके पास खुद का पाइप सिस्टम नहीं होता। मान लो कि क्या होता, ये मुझे क्या करना था बेटा, मुझे क्या करना था, यहां पर मेरे पास मान लो एक ग्लैंड थी, मुझे इस ग्लैंड से इसका जो भी सिक्रेशन मटेरियल था यहां लेके जाना था। तो दो तरीका था, मान लो यहां से यहां तक ब्लड जा रहा था, उस ब्लड में डाल के भेज सकता था, या मैं अपनी कोई एक पाइपलाइन सिस्टम बनाकर एक डक्ट बना के इसके द्वारा भेज सकता था। तो अगर मैं इसको ब्लड के द्वारा भेज रहा हूं, क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि मेरे पास ये खुद का डक्ट नहीं है। अगर मेरे पास ये खुद का पाइप सिस्टम होता तो मैं इस डक्ट के द्वारा भेज देता। तो अगर मैं इसे डक्ट के द्वारा भेजता तो मेरे पास खुद का सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरे पास ये डक्ट नहीं है तो मैं क्या भेज रहा हूं? अपना सिक्रेशन इस रक्त में डाल रहा हूं, फिर ये रक्त इस टारगेट साइट पे जाएगा तो काम कर लेगा। तो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना जो भी सिक्रेशन है वो किस में डालती है? ब्लड में डालती है। क्यों डालती है ब्लड में? क्योंकि क्या नहीं है, इनके पास खुद की डक्ट नहीं है। क्या? खुद की नलिकाएं नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन टू बी डक्टलेस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोला जाता है? डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है, नलिका विहीन ग्रंथियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? डक्टलेस ग्लैंड और नलिका विहीन ग्रंथियां बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद की डक्ट नहीं है। अब इनके पास खुद की डक्ट नहीं है तो ये अपना सीक्रेशन किस में डाला बेटा? ब्लड में डाला। किस में डाला? ब्लड में डाला। अब इनका जो सीक्रेशन होता है, जिसको इन्होंने यहां से यहां पहुंचाया, ब्लड के द्वारा पहुंचाया, इनका स्रावित पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। मतलब क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास खुद की डक्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए अपना सीक्रेशन इन्होंने ब्लड में डाला, ब्लड के द्वारा वो यहां से यहां गया, और इनका जो ब्लड के द्वारा जो सीक्रेशन जा रहा है उसको क्या बोल दिए? हार्मोन। इनका जो स्रावित पदार्थ है बेटा उसको क्या बोल दिए? हार्मोन बोल दिए। ठीक। अब दूसरी बात क्या है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो का मतलब बाहर। किसके बाहर? किसके बाहर बेटा? रक्त के बाहर। किसके बाहर? किसके बाहर बेटा? रक्त के बाहर। मतलब ये वो ग्लैंड्स है जो अपना सीक्रेशन कहां डालती है बेटा? ब्लड के बाहर। ब्लड के बाहर डालती है मतलब किसमें? ब्लड के बाहर डालती है मतलब किसमें डालती है बेटा? वो नलिकाओं में डालती है, डक्ट में डालती है, जो नलिकाओं में डालती है और डक्ट में डालती है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सो का मतलब बाहर। किसके बाहर? ब्लड के बाहर। तो ब्लड के बाहर डालेगी तो किसमें डालेगी? अपना जो खुद का जो पाइप सिस्टम था, जो डक्ट थी, उसमें डालती। दूसरी बात क्या है बेटा? एक्सोक्राइन। देखो, अब देखो ये वाली ग्लैंड्स कौन सी हो गई थी जो अपना सीक्रेशन ब्लड में डाल रही थी? वो कौन सी ग्लैंड थी बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो अपना सीक्रेशन इस पाइप के द्वारा, इस डक्ट के द्वारा भेज रही है, ये कौन सी ग्लैंड हो गई बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके सीक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं, तो इसके सीक्रेशन को क्या बोलते हैं? या तो इसके सीक्रेशन में क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव जूस, जो पाचन के लिए जो ग्लैंड्स होती है, जो अपना सीक्रेशन रिलीज करती है डक्ट के द्वारा, ठीक है, तो वो हो गया। जैसे लीवर वगैरह हो गया, ठीक है। पेनक्रियाज के अंदर, पेनक्रियाज तो दोनों काम करता है ना, डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है और एंडोक्राइन हार्मोन वगैरह भी रिलीज करता है। तो ऐसी कुछ ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है? अपना सीक्रेशन जो डक्ट में डालेगी और टारगेट साइट पर भेजेगी। अपना सीक्रेशन जो कहां बेटा? डक्ट पे डाल के टारगेट साइट में भेजे, तो उसको तो क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, और उनके सीक्रेशन को क्या बोलेंगे? एंजाइम। एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपना सीक्रेशन कहां डाल रही है? ब्लड में डाल रही है और टारगेट साइट के पास पहुंचा रही है, और इनके सीक्रेशन को क्या बोल दिया बेटा? हार्मोन बोल दिया। दूसरी बात, इनके पास क्या नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास क्या नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं है, तो इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही हो गया एक्सोक्राइन मतलब ग्लैंड्स दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डक्ट, कि वो अपना सीक्रेशन जो प्रोडक्ट है या तो किसी की सरफेस पर या किसी गुहा कैविटी के अंदर डाले डक्ट के द्वारा। दूसरी बात, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन, कि जो हार्मोन रिलीज करे डायरेक्टली ब्लड में। ठीक है, इसलिए, और इनमें डक्ट एब्सेंट होती है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। इनका सीक्रेशन क्या होता है बेटा? एंजाइम्स होता है। जैसे कि एग्जांपल होता है डाइजेस्टिव जूस वगैरह, जो पाचन जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो निकाले जाते हैं। इसका एग्जांपल हार्मोन, जो अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ही। तो अभी तक इस पेज में मैंने क्या बताया? कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया, और किसके बारे में बताया बेटा? ग्लैंड्स के बारे में बताया। हिंदी वाली एनसीईआरटी में देख लेते हैं। जैसे कि आप देखो क्या दे रखा है बेटा?
आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु ध्रुवत समन्वय का कार्य करता है। कैसा कोऑर्डिनेशन है बेटा इसका? बिंदु दर बिंदु समन्वय। कैसा है बेटा? बिंदु दर बिंदु समन्वय है। ठीक है, बिंदु दर बिंदु समन्वय है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? तंत्रिका समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। मैंने अभी बताया क्या बोलता है कि रैपिड कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब क्या? इसका जो समन्वय होता है, तंत्रिका तंत्र का जो समन्वय है वो क्या है बेटा? काफी तेज होता है, फास्ट होता है, रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन कैसा होता है बेटा? अल्प अवधि का, मतलब शॉर्ट लिव्ड होता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन था, एंडोक्राइन सिस्टम का जो समन्वय था, वो कैसा है बेटा? धीमा है, लेकिन क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन तक है, लंबी अवधि का है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं को तंत्रिकायन नहीं होने के कारण, अभी मैंने बताया कि बॉडी की जितनी भी जो सेल्स है उनको नर्व इनर्वेट नहीं करती है, तो तंत्रिका तंत्र द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण, शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। क्या बोला? तो ये स्टेटमेंट वाला सवाल आ सकता है कि एंडोक्राइन सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी, या एंडोक्राइन सिस्टम भी एक कोऑर्डिनेशन का होता है, ये फास्ट होता है, उसके बाद में भी एंडोक्राइन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तंत्र द्वारा जो शरीर की सभी कोशिकाओं को इनर्वेट नहीं होने के कारण हमें लगातार सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट रखने के लिए एक अनोदर कोऑर्डिनेशन सिस्टम की आवश्यकता पड़ी, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम। और ये कार्य कौन प्रोवाइड करता है? हार्मोन के द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी तंत्र, मिलकर शरीर क्रिया कार्यों का समन्वय करते हैं और नियंत्रण करते हैं। तो क्या बेटा क्या करते हैं? ये बॉडी की जो मैंने ये बताया था ना यहाँ पर, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, शरीर क्रियाओं का क्या करते हैं? शरीर क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करते हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक है, मींस फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं और बेटा उसको कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करते हैं, दोनों के दोनों। कौन? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, दूसरा क्या था? अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनको बोलते हैं, उनमें नलिकाएं नहीं होती, अतः वे नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। इनके स्रावित को हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की, अब देखो तो क्या बोला, इतना मैंने बताया, क्या इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियां। और कैसी होती है? ये डक्टलेस होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां। इसको बोलेंगे क्या? बहिस्रावी ग्रंथियां। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हुई। अगली बात करते हैं बेटा। देखो हार्मोन की जो हार्मोन है, हार्मोन की जो क्लासिकल डेफिनेशन थी उसमें क्या अंतर था? हार्मोन की पुराने टाइम पर, समय के टाइम पर जो डेफिनेशन दी गई थी और नई वाली डेफिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? पुराने समय की डेफिनेशन दी गई थी वो सिंपली दी गई थी क्या, कि ऐसे केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो हार्मोन। लेकिन क्या हुआ, लेटर ऑन जाकर हमारे को कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई जिसके बाद में हमें पता चला बेटा कि इनका काम भी कैसा होता है? हार्मोन के जैसा ही होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जगह नहीं मिली, तो इसलिए क्या किया गया, उसकी डेफिनेशन को क्या कर दिया गया? मॉडिफाई कर दिया गया। तो पुरानी डेफिनेशन और नई डेफिनेशन दोनों देखते हैं। क्या जो क्लासिकल डेफिनेशन है, जो चीर सम्मत परिभाषा है, जो पुराने टाइम की जो परिभाषा है, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, कि ऐसे केमिकल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और रिलीज्ड इनटू द ब्लड। क्या बोला मैंने? क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी? ऐसे केमिकल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उत्पादित रसायन तथा जिनको रिलीज कहां करेंगे? ब्लड में। क्योंकि क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट तो होती नहीं है, तो ऐसे केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं
जिनको ब्लड में रिलीज किया गया और ट्रांसमिट टू द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। अभी मैंने बताया कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना, जो एक्सोक्राइन, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, उनके पास डक्ट क्यों होता है? क्योंकि उनको लोकली काम करना होता है। ज्यादातर उनका काम बॉडी में डिस्टेंटली नहीं होता, लोकली होता है, पास पास में होता है, इसलिए उनमें डक्ट में काम चल जाता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड को लंबे समय तक और दूरी तक काम करना पड़ता है। अब दूरी तक काम करना पड़ता है तो इसलिए उनको ब्लड के द्वारा भेजना पड़ता है। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी बेटा? केमिकल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनको ब्लड में रिलीज किया जाएगा और जिनको दूर में मौजूद, ध्यान रखना क्लासिकल डेफिनेशन में क्या है बेटा? डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, कि जो दूरस्थ उनका जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक उनको भेजा जाएगा। लेकिन जो पुरानी डेफिनेशन है उसको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स को जगह नहीं मिली जो क्या होते हैं बेटा? जो हार्मोन की तरह ही काम करते हैं। तो फिर नई डेफिनेशन दी गई। क्या नई डेफिनेशन में आपको 3-4 शब्द याद रखना है कि हार्मोन कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिटिव, मतलब हार्मोन से कोई पोषण नहीं मिलता है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव, पोषण रहित, ठीक है, ठीक है, जिनमें पोषण नहीं होता है। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। बेटा इंटरसेलुलर का मतलब जैसे एक से दूसरे के अंदर, एक कोशिका से दूसरी कोशिका की बातचीत करने में हेल्प करेगा। तो बेटा ध्यान रखना, ये अंतर कोशिकीय है, अंतरा कोशिकीय नहीं है। इंटरसेलुलर है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक ही कोशिका से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने को बोलते हैं इंट्रासेलुलर, मतलब अंतरा कोशिकीय, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर नहीं है, ठीक है, इंट्रासेलुलर नहीं है, अंतरा कोशिकीय नहीं है बेटा, ठीक है। कैसे है? इंटरसेलुलर है, अंतर कोशिकीय। कैसे है मेरे बच्चे? अंतर कोशिकीय, ठीक। तो अंतर कोशिकीय है, ये अंतरा कोशिकीय नहीं है। इंटरसेलुलर मैसेंजर है, इंट्रासेलुलर नहीं है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के ऊपर मैसेज लेकर जाते हैं, एक ही कोशिका में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते। तो हार्मोन्स कैसे हैं बेटा? नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब इनसे कोई पोषण नहीं मिलता है। तो ये कैसे है? पोषण रहित। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश लेकर जाने वाले नॉन न्यूट्रिटिव मैसेंजर्स होते हैं, जो प्रोड्यूस्ड होते हैं ट्रेस अमाउंट में, मतलब सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि किलो में प्रोड्यूस हो रहे, बहुत सीमित मात्रा में, नैनोग्राम्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्या? बहुत कम मात्रा में। तो 3 बातें याद रखना है कि हार्मोन्स क्या है बेटा? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएटिव, मतलब इनसे पोषण नहीं मिलता। इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, अंतरकोशिकीय संदेशवाहक होते हैं, और साथ के साथ कैसा बेटा? प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, की सीमित मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। तो पुरानी परिभाषा तो क्या बोली थी कि कोई भी केमिकल जो एंडोक्राइन ग्रंथि के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो रक्त में रिलीज होता है और जो दूर में मौजूद अपने टारगेट साइट के पास जाता है। ये कौन सी डेफिनेशन थी? पुरानी थी। फिर पुरानी डेफिनेशन में कुछ कमियां मिली, इसके कारण नई डेफिनेशन दी गई। क्या? कि हार्मोन कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिटिव, मतलब जिससे पोषण नहीं मिलता है। इंटरसेलुलर मैसेंजर, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश लेकर जाने वाले, ठीक है। दूसरी बात क्या? इंटरसेलुलर मैसेंजर। तीसरी बात क्या है बेटा? ट्रेस अमाउंट, कम, ठीक है, कम मात्रा में बनते हैं, ठीक है। अब दो बेटा क्या हुआ, तो जो नई डेफिनेशन आई उसने ऐसे मॉलिक्यूल्स को भी इंक्लूड किया या कंसीडर किया जो पुराने कंसीडर नहीं थे, पुरानी डेफिनेशन में नहीं थे, ठीक है। लाइक कहां से? जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जीआईटी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, जो लीवर है, जो किडनी और जो हार्ट है। जैसे कि मैं हार्ट का तो बता ही चुका ना आपको, हार्ट का तो जो एक्सक्रीटरी वाले में बताया था ना मैंने, एएनएफ प्रोड्यूस हो रहा था, एंटी नेट्री यूरेटिक हार्मोन, जो क्या, जब हृदय के पास ज्यादा ब्लड आ रहा था, हृदय के पास जब ज्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा था, ज्यादा ब्लड वॉल्यूम आ रही थी, ज्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा था, तो हृदय की आर्टरिया से, आलिंद से एक हार्मोन निकलता था जिसको एएनएफ बोलते थे, जो रास मैकेनिज्म पे चेक करता था, जिसका क्या काम था बेटा? क्या काम था रे? जो क्या कर रहा था? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा था। कैसे? यूरिन के अंदर सोडियम का एक्सक्रिएट करके, और क्या करके? वाटर के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करके। मतलब ये वही हार्मोन था जो यूरिन में सोडियम को बढ़ाता था और क्या कर रहा था? वाटर की वॉल्यूम को एक्सक्रीट आउट कर दे रहा था। साथ के साथ कैसा था? ये वेसोडाइलेटर था ना, ब्लड वेसल्स को संकुचित करने वाला,
डायलेट करने वाला। वैसो डायलेटर का मतलब क्या है बेटा, जो ब्लड वेसल्स को क्या कर दे, चौड़ा कर दे, वैसो डायलेटर था। ठीक है, एंटी का मतलब वही ना, विपरीत, नेट्री मतलब सोडियम, यूरेटिक मतलब उसको यूरिन में भेजने वाला। तो क्या कर रहा था ये, इंक्रीज कर रहा था ना सोडियम को, यूरिन के अंदर सोडियम को इंक्रीज कर दे रहा था। साथ के साथ में ये क्या कर दे रहा था, जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन था उसको, जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन था उसको डिक्रीज कर दे रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या किया था इसने, ब्लड प्रेशर को कम किया था। तो इसलिए एएनएफ को क्या बोलते थे अपन, कि रास के ऊपर नियंत्रण, जो रास मैकेनिज्म था ना, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, उसके ऊपर नियंत्रण कर रहा था। ठीक है, दूसरी बात ये कहाँ निकल रहा था बेटा, हृदय की एट्रिया से निकल रहा था, एट्रिया पे हार्ट से निकल रहा था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऐसे ही किडनी के बारे में अपन ने बात की थी। वहां पर किडनी के द्वारा एक तो रेनिन हार्मोन निकल रहा था, रेनिन हार्मोन निकल रहा था, जो क्या कर रहा था बेटा, जो लीवर से आ रहा था ना एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन जो कहां से आ रहा था, जो लीवर से आ रहा था, उस एंजियोटेंसिनोजन पे कौन काम करता है, ये रेनिन, उसको किस में बदल दे रहा था, उसको एंजियोटेंसिन 1 में बदल दे रहा था। फिर यहाँ पर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने वाला कौन था, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने वाला था फेफड़े, लंग्स से आने वाला एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो आ रहा था, वो उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया था। एंजियोटेंसिन 2 जो क्या था बेटा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर था, जो ब्लड वेसल को संकुचित कर रहा था। साथ में ही क्या, जो एड्रेनल ग्लैंड थी उसके कॉर्टेक्स वाले भाग के पास जाकर वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा रहा था, जो कहाँ काम कर रहा था, जो डीसीटी पर काम कर रहा था। और फिर वहां से क्या करवा रहा था, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का पुनः अवशोषण करवा रहा था। और क्या करवा रहा था बेटा, पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था। ठीक है, इन सब कारणों की वजह से, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या बढ़ रहा था, बीपी बढ़ रहा था, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जा रही थी। ठीक है, और क्या हो जा रहा था, जीएफआर जो घटा था वो बढ़ जा रहा था। तो एक तो ये हार्मोन निकल रहा था किडनी से, तो इन हार्मोन्स को भी बेटा जगह मिली यहाँ पर। दूसरा एक और हार्मोन निकल रहा था किडनी से, कौन सा हार्मोन निकल रहा था बेटा किडनी से, एरिथ्रोपोइटिन निकल रहा था। कौन निकल रहा था रे, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकल रहा था, जो क्या करता था, जो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता था, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता था। मतलब क्या करवाता था, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता था। इसका मतलब क्या करवाता था बेटा, वो एरिथ्रोपोइसिस करवाता था। क्या करवाता था, एरिथ्रोपोइसिस करवाता था। जीआईटी के कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके सेपरेट काम होंगे, उसमें हम देखेंगे कि एक कहां से रिलीज होता है, कौन सी सेल से रिलीज होता है, किस किस पे काम करते हैं। ये पहले वाला अपन इसका पढ़ चुके हैं। तो क्या हो गया, जो नई डेफिनेशन आई जिसमें क्या था, हार्मोन जो पोषक रहित है, नॉन न्यूट्रिटिव है, जो अंतर कोशिकीय संदेशवाहक है। अंतर कोशिकीय क्या है बेटा, जो अंतर कोशिकीय मैसेंजर है, संदेशवाहक है, जो क्या सीमित मात्रा में ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। पुरानी परिभाषा तो क्या बोल रही थी, ऐसे कोई भी केमिकल जो एंडोक्राइन ग्रंथि के द्वारा बनेंगे, जो खून के अंदर, रक्त के अंदर रिलीज होंगे और जो दूर में मौजूद अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे, डिस्टेंटली लोकेटेड के पास। लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल को जगह नहीं मिलती, जैसे हार्ट, किडनी और लीवर, जीआईटी के द्वारा जो हार्मोन, जो भी केमिकल्स रिलीज होते थे, उनको पहली वाली जो चीर सम्मत परिभाषा थी ना, क्लासिकल डेफिनेशन, जो चीर सम्मत परिभाषा थी, उस चीर सम्मत परिभाषा में पुराने वाले को जगह नहीं मिली थी, तो इसलिए क्या दिया गया, नई परिभाषा दी गई। अब देखो, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो अकशेरुकी होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है कैसा होता है, सिंपल होता है और कुछ ही हार्मोन्स होते हैं, फ्यू हार्मोन्स होते हैं। जो अकशेरुकी होते हैं उनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है, सरल होता है और उनमें कुछ ही हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा, उनमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मोन्स होते हैं और वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, देखो अभी बताया मैंने कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उनके पास क्या नहीं होती, नलिकाएं नहीं होती। मतलब कैसी है वो, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, तो इसलिए डक्ट नहीं होती उनके पास, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं बेटा, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, नलिकाविहीन ग्रंथियां। ठीक है, इनका जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, उनका जो सिक्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं।
हार्मोन की जो चीर सम्मत परिभाषा है, हार्मोन की जो क्या बेटा क्लासिकल डेफिनेशन है, चीर सम्मत परिभाषा है, उसके अनुसार क्या है हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है, ऐसे केमिकल्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, ब्लड में सीक्रेट होते हैं, रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूर डिस्टिंक्टली लोकेटेड, दूर लक्ष्य तक अंग तक पहुंचाए जाते हैं। तो हार्मोन्स क्या थे, पुरानी डेफिनेशन क्या थी, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ अंग तक पहुंचाए जाते हैं। तो तीन बात थी पुरानी डेफिनेशन में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं और दूर में मौजूद अपने टारगेट साइट पे जाते हैं। ठीक है, अब क्या था, परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। क्या, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको जगह नहीं मिली, जिसके अनुसार हार्मोन क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले, मतलब क्या, ट्रेस अमाउंट, कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में प्रोड्यूस होने वाले अपोषक रसायन है, पोषण रहित है, जो अंतर कोशिकीय, एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में संदेश का काम करते हैं। तो इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणुओं को भी सम्मिलित हो जा सका। तो क्या बोल रहे हैं कि जो नई मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज होने वाले मॉलिक्यूल्स को तो जगह मिली ही, केमिकल्स को तो जगह मिली, ऐसे और भी केमिकल्स को जगह मिली इस परिभाषा के अंदर। तो कैसे थे, ठीक है, तो क्या थी, दूसरी बात क्या है बेटा, देखो क्या है, अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है। इनवर्टिब्रेट्स में कैसा था रे, इनवर्टिब्रेट्स में कैसा था बेटा, ठीक है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में कैसा था रे बेटा, इनवर्टिब्रेट्स में कैसा था, कम हार्मोन होते हैं और सरल एंडोक्राइन तंत्र होता है। जबकि कशेरुकी में क्या होता था बेटा, कई रसायन हार्मोन की एक तरह कार्य करते हैं और समन्वय को स्थापित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्मोन कैसा था, पोषण रहित था बेटा, कैसा था, अपोषक रसायन था। ठीक है, कैसा था, अंतर कोशिकीय संदेशवाहक था, कैसा प्रोड्यूस हो रहा था बेटा, सूक्ष्म मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, सूक्ष्म मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा था। पुरानी परिभाषा में डिस्टिंक्टली लोकेटेड, दूरस्थ, ठीक है, लक्ष्य अंग तक जा रहा था। ठीक है, तो एक बार तुम इसको नोट्स को उतार लेना। ठीक है, देखो उतार लो एक बार, ये तुम्हारी एनसीईआरटी है, जो जहां जहां पर मैंने वर्ड पे गोला बनाए हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान रखना। ठीक है, गोला बनाए हैं, ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, दूसरा बेटा इस वाले पॉइंट को भी रोक के नोट्स को एक बार उतार लेना। देखो ये वाला है ऊपर वाला पोर्शन, ये यहाँ पर नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर भी जो केमिकल्स वगैरह का जो मैंने बताया है इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो मानव का जो अंतःस्रावी तंत्र होता है उसके अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी होती है, पीयूष ग्रंथि, पीनियल होती है बेटा मटर की साइज की जितनी, थायराइड होती है, ठीक है, ट्रेकिया के दोनों तरफ, एड्रेनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर एंटीरियरली मौजूद होती है, पेनक्रियाज होता है जो कैसा होता है बेटा, एक्सो प्लस एंडो, मतलब कैसा, कंबाइंड ग्रंथि होती है जिसका दोनों काम होता है। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्रंथियां होती है, ठीक है, थाइमस ग्रंथियां होती है और गोनाड्स होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, फीमेल में क्या होता है बेटा, ओवेरी होते हैं। ऐसे कुछ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि क्या दे रखा है बेटा, जैसे कि ये देखो, ये हाइपोथैलेमस है, जिसको हाइपोथैलेमस, डायग्राम ध्यान रखना, डायग्राम में मिसमैच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर क्या है, पीनियल ग्लैंड बेटा। अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या मौजूद है, पी की साइज की, मटर की साइज की क्या है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, फिर थायराइड है, पैराथायराइड मौजूद होंगी, फिर पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, फिर क्या है, सुप्रारेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, अधिवक्रक ग्रंथि। ठीक है, अंडाशय में, मादा में क्या है, अंडाशय, ठीक है, नर में क्या है बेटा, वृषण है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक और कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करते हैं। कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित, क्या बोल रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड जो ऑर्गेनल्स या, ठीक है, जो भी पार्ट है, जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी टिश्यूज है, जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो सारे कंबाइन होकर, तो ध्यान रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड
शरीर के विभिन्न भागों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, ठीक है, मौजूद जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ऐसी कोशिकाएं और सेल मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। मींस एंडोक्राइन सिस्टम में सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं आती है, ध्यान रखना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं आती है, तो फिर क्या क्या आता है एंडोक्राइन सिस्टम में? क्या आता है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है प्लस कुछ सेल्स या टिश्यू आते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं नई वाली डेफिनेशन के अनुसार, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर आती है। दूसरी चीज क्या है, हम लोग पढ़ेंगे अभी कौन कौन से के बारे में, पीयूष ग्रंथि जैसे कि पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, अग्नाशय पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां गोनाड्स, ठीक है। जनन ग्रंथियां मतलब बेटा क्या, गोनाड्स, ठीक है, जिसमें नर में क्या है, वर्षण, ठीक है, नर में क्या है, वर्षण मतलब टेस्टिस, ठीक है। मादा में क्या है, अंडाशय मतलब ओवेरी। हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि अभी मैंने बताया था, क्या इनके अलावा कुछ जो डिफरेंट सेल और जिनकी बात कर रहे हैं ना बेटा, वहां से रिलीज होने वाले वो कौन कौन से हैं? जठर आंतरीय मार्ग मतलब जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जठर आंतरीय मार्ग, ठीक है। यकृत मतलब लीवर बेटा, ठीक है। वक्र मतलब बेटा क्या, किडनी और हृदय, ठीक है। तो क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साथ ये जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी उसके साथ साथ क्या, जठर आंतरीय मार्ग, जीआईटी वाले, लीवर वाले, किडनी वाले और हृदय के द्वारा जो भी केमिकल्स निकलते हैं जो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं, वो सारे मिलकर किसको, ह्यूमन के अंदर क्या बनाएंगे, अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त वर्णन है। तो इस पैराग्राफ में क्या याद रखना बेटा कि ह्यूमन का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वही नहीं होती है, उसके अलावा कुछ ऐसी सेल्स या टिश्यूज भी होती है जो हार्मोन रिलीज करती है, नई डेफिनेशन वाला नॉन न्यूट्रिटिव ट्रेस अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैसेंजर, जैसे कि जीआईटी जठर आंतरीय मार्ग हो गया, यकृत लीवर हो गया, वक्र किडनी हो गया और हृदय हार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है। सो वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द हाइपोथैलेमस। तो बेटा सबसे पहली बात आती है कि हाइपोथैलेमस कहां मौजूद होता है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हम लोगों ने ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग, आगे वाला अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है, जो अग्र मस्तिष्क है उसको, ठीक है, उसको डाइनसेफेलोन बोलते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन जो अग्र मस्तिष्क है उसको डाइनसेफेलोन बोलते हैं। उस डाइनसेफेलोन के आधारी भाग में मतलब उसके बेस में मिलेगा। कहां मिलेगा हाइपोथैलेमस बेटा, बेसल पार्ट में, ध्यान रखना कहां पर, बेसल पार्ट में मिलेगा, किसके, डाइनसेफेलोन के, जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं। तो अग्र मस्तिष्क क्या बेटा, अग्र मस्तिष्क का जो डाइनसेफेलोन है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क या डाइनसेफेलोन है उसके आधारी भाग में बेसल पार्ट में मौजूद होता है। दूसरी बात क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रण करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अदर ग्लैंड्स को नियंत्रण करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो अदर ग्लैंड को नियंत्रण करती है, इसलिए पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड को नियंत्रण करती है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब पिट्यूटरी खुद मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी को नियंत्रण करता है हार्मोन, ठीक है, किसके, हाइपोथैलेमस के, इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कि जो मास्टर ग्लैंड को भी नियंत्रण करे वो क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी के हार्मोन अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं, फंक्शंस को, इसलिए पिट्यूटरी के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स क्या करते हैं, बाकी ग्लैंड जो भी होते हैं ना उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। इसलिए तो हम लोग पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, ट्रोफिक हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, ट्रोफिक हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अदर ग्लैंड्स के, ठीक है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो पिट्यूटरी क्या है, मास्टर ग्रंथि है, और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पिट्यूटरी को नियंत्रण करता है। लोकेशन कहां है बेटा, डाइनसेफेलोन या फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क के बेसल वाले भाग में।
अब हाइपोथैलेमस तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर हाइपोथैलेमस का हम लोगों ने तो पढ़ा था कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी में प्यास वगैरह लगे तो पानी पीने को और उसको थर्स्ट वगैरह को नियंत्रण करता है। ये तो तंत्रिका वाला भाग है, ब्रेन वाला भाग है, नर्व वाला भाग है, तो इसमें हार्मोन क्यों रिलीज हो रहा है? यहाँ पर तो एंडोक्राइन पार्ट है ही नहीं। तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर कुछ तंत्रिकाएं होती है, यहाँ पर क्या होती है, कुछ तंत्रिकाएं होती है, कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है। क्या होती है? कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। बेसिकली क्या होता है, कुछ न्यूक्लियस होती है, कुछ तंत्रिकाएं होती है। तो क्या है, यहाँ पर कुछ तंत्रिकाएं होती है, कुछ न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का जो ग्रुप होता है जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स होती है जो ये काम करती है, और उन न्यूरॉन्स जो हार्मोन रिलीज करती है उनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं, और उनका जो ग्रुप बनता है उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो क्या हाइपोथैलेमस में हार्मोन रिलीज करने का काम किसका है बेटा? न्यूक्लियाई का है। न्यूक्लियाई क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्या है बेटा? कंटेन सेवरल ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी ग्रुप। न्यूरोसिक्रेटरी सेल के विभिन्न ग्रुप होते हैं बेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या बोला मैंने, हाइपोथैलेमस में क्या कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है, कुछ ऐसी न्यूरॉन्स होती है जो ऐसा काम करता है, जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है जिनको हम कलेक्शन, ठीक है, जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। तो हाइपोथैलेमस में क्या बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जो क्या करती है, ये स्रावित करने का काम करती है, और उनके समूह को हम क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई बोलेंगे। अब हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनके सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, उनके सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो निकलते हैं वो पिट्यूटरी के सिंथेसिस एंड सिक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, हाइपोथैलेमस क्या बताया मैंने? पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है। तो दो चीज से रेगुलेट कर सकता है, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड के काम को बढ़ाए या पिट्यूटरी ग्लैंड के काम को घटाए। अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड के काम को बढ़ा रहा है तो जो हार्मोन निकल रहा है वो क्या है? रिलीजिंग हार्मोन, मतलब मोचक हार्मोन। मतलब इस हार्मोन, जब ये हाइपोथैलेमस से ये वाला हार्मोन निकलेगा तो पिट्यूटरी के हार्मोन का रिलीज होना बढ़ेगा। अगर ये हार्मोन इनहिबिट कर रहा है पिट्यूटरी के काम को तो इसको बोलते हैं बेटा इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिशन हार्मोन। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, वो दो हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन मोचक हार्मोन, और विरोधी हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो क्या करते हैं? निष्क्रिय करते हैं। जो पिट्यूटरी को इनहिबिट कर रहा है तो इनहिबिटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा तो कैसा बेटा? रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। ठीक है, जैसे कि क्या दे रखा है तुम्हारे एनसीईआरटी में, क्या दे रखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो डायंसिफिलोन अग्र मस्तिष्क के पश्चात, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के पश्चात मतलब क्या होता है? बिहाइंड द फोरब्रेन, ठीक है, आधार भाग में मौजूद होता है। तो क्या है, हाइपोथैलेमस कहां? अग्र मस्तिष्क जो डायंसिफिलोन है उसके आधार भाग में मौजूद होता है। ये शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली तंत्रिका स्रावी कोशिका है। मैंने अभी बताया था, क्या हाइपोथैलेमस में क्या थी? न्यूरोसिक्रेटरी सेल थी, तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं थी, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं या न्यूक्ली बोलते हैं। ये क्या करते थे? ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्रावन का नियंत्रण करते हैं। मतलब क्या? पिट्यूटरी के हार्मोन को सिक्रेशन में और उसको सिंथेसिस, दोनों काम में रेगुलेशन होता है, ध्यान रखना, दोनों काम में रेगुलेशन होता है इनका, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। हाइपोथैलेमस में स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो मोचक हार्मोन मतलब रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि से होने वाले हार्मोन को प्रेरित करते हैं। मतलब या तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन मोचक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड वाले जो हार्मोन्स होंगे उसको प्रमोट करेंगे, प्रेरित करेंगे, या फिर निरोधी हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को निकलने को रोकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो बेटा इसको लिख लेना, क्या बेसल पार्ट ऑफ द डायंसिफिलोन में मौजूद होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। अगली बात देखते हैं हम लोग, क्या हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलने वाले कौन कौन से मोचक हार्मोन है यार? तो बेटा इस टेबल में इधर की तरफ जो दे रखा है, एक साइड जो इधर की तरफ दे रखा हूं, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, और इन हाइपोथैलेमस के हार्मोन के द्वारा कौन से पिट्यूटरी के ग्लैंड के हार्मोन निकलेंगे। इधर क्या है? हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, इधर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है जो इसके कारण निकलेंगे। जैसे कि एक होता है टीआरएच,
ध्यान रखना, TRH है बेटा, TSH नहीं बोल रहा हूं मैं। TSH कहां से निकलेगा? TSH पिट्यूटरी से ही निकलेगा। TRH हार्मोन कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस। तो TRH का मतलब है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बेटा? TRH को बोलते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो जब ये TRH हाइपोथैलेमस से निकलेगा तो वो जाएगा पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। क्या देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये क्या है, हाइपोथैलेमस का यह हार्मोन निकला, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा गया पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। तो ये हाइपोथैलेमस का ये हार्मोन, अभी बताऊंगा मैं पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, मतलब रक्त के द्वारा गया। तो हाइपोथैलेमस का यह रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, अग्र पीयूष ग्रंथि के पास गया पोर्टल सर्कुलेशन के साथ, और इससे एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर क्या कर दिया बेटा? स्टिमुलेट कर दिया कि तुम भी अपने हार्मोन निकलाओ, ठीक। तो ये क्या हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा निकला बेटा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये यहां से निकला पोर्टल सर्कुलेशन के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और वहां से निकलवाया TSH। तो ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं TSH इज रिलीज फ्रॉम A and TRH is रिलीज फ्रॉम B। तो बेटा मुझे ये बताओ A क्या है, B क्या है? क्या दोनों हाइपोथैलेमस है? ये क्या दोनों पिट्यूटरी हैं? या मुझे बताओ A हाइपोथैलेमस है, B पिट्यूटरी है, या बेटा A पिट्यूटरी है, B हाइपोथैलेमस? तो देखो मैंने बताया अभी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेगा और ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। तो ये TSH क्या हो गया बेटा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ये कहां से निकला बेटा? पिट्यूटरी से। कहां से निकला रे? पिट्यूटरी से निकला। और ये TRH मतलब क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकलवाने वाला, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन रे? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस। कहां से निकलेगा रे? हाइपोथैलेमस। तो A इज पिट्यूटरी, B इज हाइपोथैलेमस, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से निकलेगा पोर्टल सर्कुलेशन के पास जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा तो दो हार्मोन रिलीज करवाएगा, एक TSH जिसको बोलते हैं बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा कौन सा बेटा? प्रोलैक्टिन। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जब ये पिट्यूटरी पर जाकर काम करेगा तो दो हार्मोन निकलेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। दूसरा है बेटा CRH का मतलब क्या? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब ये कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलेगा पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा जाएगा और ये क्या निकलवाएगा? पिट्यूटरी से निकलवाएगा ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो आगे जाकर अधिवक्र ग्रंथि है एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट करवाएंगे, ठीक। दूसरा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। बेटा ध्यान रखना GnRH और GHRH दोनों में अंतर है, फुल फॉर्म पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। GnRH is gonadotropin releasing hormone and GHRH is growth hormone releasing hormone। तो GnRH का क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करवाएगा, और वो गोनेडोट्रोपिन्स कहां से रिलीज होंगे? पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। तो गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन होते हैं? LH जिसका मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH जिसका मतलब होता है बेटा फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से निकला, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास नहीं, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास।
अभी बताऊंगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो खुद का हार्मोन रिलीज नहीं करती, वो तो क्या करती है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन को सीधा निकाल देती है। तो कहां जाएगा, एंटीरियर। मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात नहीं कर रहा हूं अभी, किसकी बात कर रहा हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकला, पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीज करवाया, एलएच और एफएसएच। दूसरी बात क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वह हार्मोन जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा हाइपोथैलेमस से और किस पर एक्ट करेगा बेटा, आके जाके पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा और वहां से क्या रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन। तो ये ध्यान रखना, क्या जीएनआरएच और जीएचआरएच में कंफ्यूज नहीं होना है। जीएनआरएच इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब वो है हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाएगा। और गोनेडोट्रोपिन किसको बोलते हैं, एलएच एंड एफएसएच को। और जीआरएच का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब वह हार्मोन जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो दोनों के दोनों निकलते तो हाइपोथैलेमस से ही है, बट ये ध्यान रखना, वो बोल दे कि एक हाइपोथैलेमस हार्मोन है जीएनआरएच, तो विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी, ठीक है। तो क्या रिलीज होगा, जीएनआरएच एक्ट करेगा तो एलएचएफएसएच रिलीज होगा। अब वो बोल दे ऐसे ही कोई क्वेश्चन बोल दे जिसमें कंफ्यूजन हो जाए, इफ हार्मोन जीएचआरएच, जैसे कि ऐसा ही एक सवाल आ जाए, क्या इफ GHRH is released from hypothalamus, then which hormone is released from pituitary? A वो दे दिया FSH, B LH, सी दे दिया बोथ, चौथा दे दिया ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन तो दे दिया। अब तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बैठा हुआ है, क्या, जीएनआरएच। क्या बैठा हुआ है, जीएनआरएच। तो जीएनआरएच नहीं है बेटा, यहां पर क्या है, जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब क्या है, फुल फॉर्म देख लेना, एक बार स्पेलिंग देख लेना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, क्या है बेटा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से निकलेगा तो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलेंगे, एफएसएच और एलएच नहीं निकलेंगे, क्योंकि एफएसएच और एलएच तो क्या है, गोनेडोट्रोपिन है, गोनेडोट्रोपिन है, ठीक है। और गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवाने के लिए कौन निकलता है, जीएनआरएच निकलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले, हाइपोथैलेमस के पास क्या था, कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स थी, तंत्रिका स्राविक, ठीक है, कुछ कोशिकाएं थी जिनके द्वारा हार्मोन निकलते हैं, फिर वो पिट्यूटरी को रेगुलेट करते हैं। तो दो प्रकार के हार्मोन थे, पहला मोचक हार्मोन जिसमें बात किया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, तो टीएसएच प्रोलैक्टिन निकलेगा पिट्यूटरी से, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकलेगा हाइपोथैलेमस से, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तब एसीटीएच निकलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच निकलेगा हाइपोथैलेमस से, तो पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच निकलेगा बेटा। और अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा किससे, हाइपोथैलेमस से, तो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। दूसरी बात है, हाइपोथैलेमस के द्वारा निकलने वाले इनहिबिटिंग हार्मोन, ध्यान रखना, मतलब ये हार्मोन क्या होते हैं, निरोधी हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, निरोधी हार्मोन होते हैं। मतलब अगर हाइपोथैलेमस इन हार्मोन को रिलीज करेगा तो पिट्यूटरी के हार्मोन निकलना बंद हो जाएंगे। जिसमें दो हार्मोन है बेटा, उनका नाम याद रखना, उनका जो सिंपल सा नाम है वो तो तुम लोगों को याद रहेगा, उनका जो दूसरा नाम है वो क्या, जैसे प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन है उसको सीक्रेट होने से रोकने वाला, प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग जो हार्मोन है, पीआईएच, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, उसको क्या बोलते हैं, डोपामिन। डोपामिन क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ठीक है। तो डोपामिन एक जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तंत्रिका संचारी होता है। तो डोपामिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका काम क्या होता है, प्रोलैक्टिन, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के निकलने को रोकना, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के निकलने को रोकना। तो ध्यान रखना, तो क्या पीआईएच इज, ऐसा ही कोई सवाल आ जाए,
ट्रू रिगार्डिंग PIH is it is releasing हार्मोन। दूसरा, it is inhibiting हार्मोन। डोपामिन इज PIH। और चौथा क्या है बेटा, सोमेटोस्टेटिन इज PIH E। PIH is released from pituitary। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन सा सही है? PIH का मतलब क्या? प्रोलैक्टिन को निकलने से रोकने वाला, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या रे? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो कौन सा इनसे इसके रिगार्डिंग सही है? प्रोलैक्टिन क्या मोचक हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है? नहीं, प्रोलैक्टिन एक मोचक हार्मोन नहीं है। प्रोलैक्टिन क्या एक इनहिबिटिंग हार्मोन है? हाँ, निरोधी हार्मोन है बेटा। तो प्रोलैक्टिन क्या है? एक निरोधी हार्मोन है। ठीक है, मतलब पिट्यूटरी के सिक्रेशन को रोकने वाला निरोधी हार्मोन है। सही कथन है ये वाला। दूसरा बात क्या है? डोपामिन भी क्या है? एक प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन। सही बात है। सोमेटोस्टेटिन क्या प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है क्या? नहीं। PIH इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी, क्या प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेगा? नहीं। प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन तो कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से निकलेगा। तो ऐसा सवाल आ सकता है। तो ध्यान रखना, डोपामिन, क्या ध्यान रखना बेटा कि डोपामिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है? प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को रोकता है। कहां से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये ध्यान रखना कि डोपामिन कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है। एक इनहिबिटिंग टाइप ऑफ हार्मोन होता है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, तंत्रिका संचारी भी होता है। दूसरी बात, ग्रोथ हार्मोन को निकलने से रोकने वाला, उसका नाम होता है सोमेटोस्टेटिन। ध्यान रखना, सोमेटोस्टेटिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, growth hormone is released from A and somatostatin is released from B। A क्या होगा? B क्या होगा? क्या दोनों पिट्यूटरी होगा? क्या दोनों हाइपोथैलेमस होगा? क्या ए पिट्यूटरी होगा, बी हाइपोथैलेमस होगा, या क्या ए हाइपोथैलेमस होगा या बी पिट्यूटरी होगा? कौन सा होगा? तो देखो, ग्रोथ हार्मोन, GH का मतलब क्या है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। तो GH जो ग्रोथ हार्मोन है वो तो कहां से निकलेगा? पिट्यूटरी से। ठीक है, तो ये ए तो क्या हो गया बेटा? पिट्यूटरी हो गया। बी क्या है? सोमेटोस्टेटिन, जो क्या है? ग्रोथ हार्मोन को रोकने वाला, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है बेटा, ध्यान रखना। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, और ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। तो ए क्या है? पिट्यूटरी, बी क्या है? हाइपोथैलेमस। ए क्या? पिट्यूटरी, बी क्या? हाइपोथैलेमस। ये वाला आंसर सही हो गया इसका। ठीक है, तो मैंने दो इनहिबिटिंग हार्मोन बताए हैं, एक प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन डोपामिन, नाम याद रखना बेटा, एक ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन सोमेटोस्टेटिन। तो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन क्या कहलाएगा बेटा? डोपामिन कहलाएगा। और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन क्या? डोपामिन। और डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कहां से रिलीज होता है बेटा? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। कैसे प्रकार का हार्मोन है? इनहिबिटिंग हार्मोन है, मतलब प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा या इनहिबिट करेगा। प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता है। और डोपामिन कहां से? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हार्मोन के रूप में। नेक्स्ट क्या है? दूसरा है, मैं बता रहा हूं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन जिसका नाम क्या होता है? दूसरा सोमेटोस्टेटिन।
सोमेटोस्टेटिन है, कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस पे। क्या करेगा बेटा? काम कहां क्या करेगा? काम किस पे आकर करेगा? मतलब है कि अगर पूछ ले टारगेट साइट ऑफ सोमेटोस्टेटिन, कि सोमेटोस्टेटिन की टारगेट साइट क्या है, तो टारगेट साइट का मतलब कि वो कहां आकर काम करेगा, तो कहां आकर काम करेगा? वो पिट्यूटरी पर। जैसे कि अभी मेरे को एक चीज याद आ गई, ये वाली बात भी, कि कभी कभार ऐसे सवाल आ जाए, ठीक है, जैसे कि ये पूछ लिया, अपने को पूछ लिया सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंड टारगेट साइट ऑफ इट। तो ऐसा सवाल भी आता है, देखो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम की है, कहां से बना है, तो सोमेटोस्टेटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, तो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। दूसरा पूछ रहा है बेटा टारगेट साइट, कि ये कहां आकर काम करेगा, तो कहां आकर काम करेगा? पिट्यूटरी पर काम करेगा। तो ऐसे सवाल है ना, ध्यान रखना, ऐसे जल्दीबाजी में गड़बड़ मत कर देना कि प्रोड्यूस्ड कहां है, कि कहां से बना है, तो कहां से बना है? सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस से। कहां पर काम कर रहा है? टारगेट साइट बोले तो बेटा क्या बोल रहा है कि कहां जाकर वो काम कर रहा है, तो टारगेट साइट क्या है उसकी? पिट्यूटरी है। टारगेट साइट क्या है उसकी? पिट्यूटरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो मैंने अभी तुम्हारे को 2 इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में बताया है और ये 4 रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बताया है। तो ध्यान रखना कौन सा रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, तो कौन सा रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आकर पिट्यूटरी पर काम करेगा, तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, कौन सा इनहिबिटिंग हार्मोन निकलेगा, तो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा। ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसको याद रखना बेटा। तो ये आपने नोट्स उतार लिए होंगे, मैं एक बार साइड में हो जा रहा हूं इसको, ठीक है, उतार लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है बेटा, आप लोगों ने उतार लिया होगा, ठीक है। अगली हम लोग बात करते हैं, ये वाली बात हो गई है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस कैसे क्या कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। देखो हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ, हाइपोथैलेमस क्या है बेटा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा? पिट्यूटरी को जाकर नियंत्रण करता है, पिट्यूटरी को जाकर कंट्रोल करेगा। कैसे? या तो ये पिट्यूटरी के काम को बढ़ाएगा, तो कौन से हार्मोन रिलीज करेगा बेटा? रिलीजिंग हार्मोन। अगर ये पिट्यूटरी के काम को घटाएगा तो कौन से हार्मोन रिलीज करेगा बेटा? इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा रे? इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब निरोधी हार्मोन। और अगर काम बढ़ा रहा है तो कौन सा हार्मोन? मोचक हार्मोन। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकल रहे थे, 2 टाइप के होते हैं। हाइपोथैलेमस में से कहां से निकल रहे थे हार्मोन? न्यूरोसिक्रेटरी सेल से, तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से, तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं से निकल रहे थे, जिनके ग्रुप को क्या बोल रहे थे? जिनको ग्रुप को न्यूक्लियाई बोल रहे थे, ठीक है। इनहिबिटिंग हार्मोन में मैंने 2 हार्मोन बताए हैं, एक डोपामिन बताया है और एक सोमेटोस्टेटिन बताया। डोपामिन काम करेगा तो क्या करेगा? प्रोलैक्टिन को कम करेगा। सोमेटोस्टेटिन काम करेगा तो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को कम करेगा, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन में मैंने बहुत सारे बता दिए, थायराइड, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये 4, ठीक है, बहुत सारे बता दिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं बेटा कि हाइपोथैलेमस को कैसे, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन, हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन कैसे जाते हैं। तो देखो हम लोग जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे हम लोग। तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है? पीयूष ग्रंथि एक बोनी केविटी में, मतलब क्या, एक हड्डियों के बनी हुई एक खांच होती है, उस बोनी केविटी में मौजूद होता है। और बोनी केविटी का नाम क्या होता है बेटा? सेला टर्सिका। क्या नाम होता है उसका? सेला टर्सिका होता है, जो कौन सी बोन में मौजूद होता है? स्पिनोइड बोन में। तो पिट्यूटरी किस में है? सेला टर्सिका, एक बोनी केविटी है, उस सेला टर्सिका बोनी केविटी में मौजूद है, जो कि कौन सी बोन में है? स्पिनोइड बोन में, ठीक।
हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस से एक छोटा सा डंडे की जैसे संरचना, पतली सी एकदम ऐसे, ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है पिट्यूटरी, और इस स्टॉक को बोलते हैं इन्फंडिबुलम। क्या बोलते हैं बेटा? इन्फंडिबुलम। तो इन्फंडिबुलम क्या है? इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट पिट्यूटरी टू हाइपोथैलेमस। कि पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ने वाला एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फंडिबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां मौजूद होती है? सेला ट्रचिका नाम की एक बोनी कैविटी में मौजूद होता है, जो कि क्या होता है बेटा? स्पिनोइड बोन में होता है। कहां होता है? स्पिनोइड बोन में होता है। अब देखो, पिट्यूटरी होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है एडेनोहाइपोफाइसिस, एडेनोहाइपोफाइसिस, और एक होता है बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पश्चिम पीयूष ग्रंथि या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या इसका एक और नाम होता है बेटा पार्स नर्वोसा। तो इनमें से कोई से भी नाम से सवाल है, इसका मतलब ये ही है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा। देखो होता क्या है बेटा, ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, कोई से भी हार्मोन को सीक्रेट नहीं करती है, कोई से भी हार्मोन को सिंथेसिस नहीं करती है। सीक्रेट तो करती है, रिलीज तो करती है, स्रावित तो कर सकती है, सीक्रेशन तो कर सकती है, बट सिंथेसिस नहीं करती है। तो क्या करती है ये क्या करती है बेटा? हाइपोथैलेमिक हार्मोन को, हाइपोथैलेमस के हार्मोन को, हाइपोथैलेमिक हार्मोन को क्या करेगी? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को क्या करेगी बेटा? स्टोर करके रखेगी, और फिर उसको क्या करेगी? रिलीज करेगी। मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? हाइपोथैलेमस का हार्मोन ही है, जो वहां से स्टोर हो रहे थे और रिलीज हो रहे थे। स्टोर कहां पर हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं तंत्रिका के लास्ट में कुछ वेसिकल्स मौजूद होती है, जिनको बोलते हैं हियरिंग बॉडीज। क्या बोलते हैं बेटा? हियरिंग बॉडीज मौजूद होती है। तो उन हियरिंग बॉडीज के अंदर ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन स्टोर हो रहे हैं, संग्रहित हो रहे हैं, और जब जरूरत पड़ रही है तब रिलीज हो रहे हैं। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद के हार्मोन रिलीज नहीं करती है। ध्यान रखना, शुद्ध देसी भाषा में खुद के हार्मोन नहीं बनते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? तो हाइपोथैलेमस, मैंने अभी बताया कि हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना बेटा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी को क्या बोलती है? मास्टर ग्लैंड बोलती है, ठीक। तो मैं क्या बता रहा हूं कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन यहां पिट्यूटरी के पास आएंगे, उसको रेगुलेट करेंगे। तो यहां पर क्या है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास हाइपोथैलेमस के हार्मोन नहीं आ रहे, नहीं, अरे उसके हार्मोन आ रहे हैं। हाइपोथैलेमस के हार्मोन ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आ रहे हैं और वहीं स्टोर हो जा रहे हैं, वो इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जब इसी के हार्मोन आ रहे हैं और यहां पर स्टोर हो जा रहे हैं, जब जरूरत पड़ रही है तब रिलीज हो रहे हैं। तो कौन कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं? ऑक्सीटोसिन। और दूसरा हार्मोन कौन सा है बेटा? एडीएच, जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं। एडीएच कहीं सुना सुना लग रहा है? कहीं सुना सुना लग रहा है कि एडीएच? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, किडनी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, एक्सक्रीशन वाले में। अरे कैसे भूल जाते हो? एक्सक्रीशन वाले में पढ़ा था कि क्या, जब ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जब वो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जब बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा था, तब क्या हो रहा था? ऑस्मोलरिटी बढ़ रही थी, ठीक है। तो क्या, जब जो बॉडी के अंदर ऐसे रिसेप्टर थे जिनको ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं, उन ऑस्मो रिसेप्टर्स वो इस चीज को परसीव कर लिया उन्होंने, और जब पता चला कि बॉडी की ऑस्मोलरिटी कितने 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज्यादा हुई, तो क्या ये इसने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया। फिर हाइपोथैलेमस ने न्यूरोहाइपोफाइसिस के पास संदेश भेजा और अपना हार्मोन रिलीज करवाया एडीएच, वेसोप्रेसिन, जिसमें फिर एडीएच ने रिलीज होकर क्या काम किया? डीसीटी पर काम किया और कलेक्टिंग डक्ट पे काम किया, और वहां से क्या? शर्तनुमा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ। क्या हुआ? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? यूरिन की जो मात्रा थी, यूरिन की जो अमाउंट थी, वो डिक्रीज हुई थी। यूरिन की अमाउंट डिक्रीज हो रही है,
यूरिन की मात्रा डिक्रीज हो रही है, तभी तो नाम है इसका एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक क्योंकि यूरिन के अमाउंट को डिक्रीज कर रहा है। दूसरा बात इसमें एक और आ रहा है, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, V1 रिसेप्टर पर एक्ट करता है, वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है, वेसोप्रेसिन होता है। दूसरी बात क्या है, एडीएच की कमी की वजह से, एडीएच की कमी की वजह से क्या होगा, अब देखो एडीएच कम है तो यूरिन के अंदर से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, एडीएच की मान लो कमी हो गई, एडीएच की डिफिशियंसी हो गई, एडीएच की कमी हो गई, तो यूरिन में से क्या हो रहा है, यूरिन में से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, यूरिन में से वाटर का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। अब यूरिन में से पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, यूरिन में वाटर का लॉस हुआ, ठीक है, यूरिन में वाटर का लॉस हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल मधुमेह, सेंट्रल डायबिटीज, या इसका दूसरा नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी बातें अपन ने इसकी देखी थी, ठीक है, इस हार्मोन के बारे में। ऑक्सीटोसिन में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं, मैं अभी दोबारा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अपन पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, बता चुका हूं, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जिस, ठीक है। अब ये वाला हो गया। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं बेटा, एडेनोहाइपोफाइसिस है, जो एडेनोहाइपोफाइसिस है इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। नॉर्मली क्या होता है कि सामान्य तरीके से क्या होता है कि कॉमनली क्या होता है कि जो कॉमनली क्या होता है, पार्स डिस्टेलिस होता है ना, जो पार्स डिस्टेलिस होता है बेटा उसी को एंटीरियर पिट्यूटरी मान लिया जाता है, ठीक है। कॉमनली क्या होता है कि साधारण तरीके से नॉर्मली बोलने पर, क्योंकि क्या होता है ना, ये वाला पार्ट बड़ा होता है, ये वाला बहुत छोटा होता है, अराउंड 75% पिट्यूटरी का भाग क्या होता है, एडेनोहाइपोफाइसिस होती है, मतलब बड़ा वाला भाग एडेनोहाइपोफाइसिस है, लगभग 25%, छोटा वाला भाग न्यूरोहाइपोफाइसिस है। इस बड़े वाले भाग में भी बड़ा वाला भाग कौन है, पार्स डिस्टेलिस। इसलिए सामान्य तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी को ही नॉर्मली बोलने के लिए क्या बोल देते हैं, पार्स डिस्टेलिस बोल देते हैं, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को ही, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी किसको बोल देते हैं बेटा, पार्स डिस्टेलिस को ही बोल देते हैं। दूसरी बात क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन में के अंदर क्या होता है बेटा, ये पार्स जो इंटरमीडिया वाला भाग होता है ना, ये पार्स डिस्टेलिस के साथ मिल जाता है, फ्यूज्ड होता है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया वाला भाग क्या होता है, पार्स डिस्टेलिस के साथ फ्यूज होता है। दूसरी बात क्या होता है बेटा, पार्स इंटरमीडिया होता है ना, उसके द्वारा एक ही हार्मोन निकलता है, ध्यान रखना, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब वह हार्मोन जो बॉडी के अंदर मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। अभी हम देखेंगे इन सबका काम, मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ एक ही हार्मोन निकलता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और पार्स इंटरमीडिया क्या होती है, ह्यूमन के अंदर क्या होती है, पार्स डिस्टेलिस के साथ मिली हुई होती है, एकदम फ्यूज्ड होती है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या मैंने अभी बताया, क्या बताया मैंने, रेगुलेशन के बारे में बता रहा हूं मैं, कि क्या हाइपोथैलेमस है बेटा, कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब हाइपोथैलेमस का क्या करता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है बेटा, डायरेक्ट कंट्रोल करता है। कैसे, यहां के हार्मोन यहां से निकलेंगे, हाइपोथैलेमस से निकलेंगे हार्मोन, ये इस एक्सोन के द्वारा जाएंगे, यहां पर कुछ वेसिकल्स मौजूद होती है जिसको हियरिंग बॉडीज बोलते हैं, कुछ वेसिकल्स यहां पर जो टर्मिनल पार्ट होता है हियरिंग बॉडीज बोलते हैं, जहां पर वेसिकल्स मौजूद होती है, उनके अंदर वो हार्मोन स्टोर हो जाएंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाएंगे। मतलब हाइपोथैलेमस जो पश्च पीयूष ग्रंथि है उसको डायरेक्ट कंट्रोल करता है और अपने हार्मोन को वहां पर भेजता है, अपने हार्मोन को वहां पर भेजता है, किसके द्वारा, एक्सोन के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा। मतलब क्या, हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, किसके द्वारा बेटा, तंत्रिकाओं के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा नियंत्रण होता है, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है बेटा, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट करता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है। अभी बताया मैंने कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन को रिलीज करती है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास खुद के हार्मोन नहीं बनते, तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को
हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास एक्सोन के द्वारा भेजता है, तंत्रिकाओं के द्वारा भेजता है, इसलिए सीधा नियमन है, सीधा कंट्रोल है। तो हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कंट्रोल कहां होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। हाइपोथैलेमस के हार्मोन ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर होते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब रिलीज होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर वो हार्मोन स्टोर होते हैं, हेयरिंग बॉडीज के अंदर स्टोर होते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल। अब देखो हाइपोथैलेमस क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी जो अग्र पीयूष ग्रंथि है ना, उसको कैसे नियंत्रण करता है? पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा। और हमारी बॉडी में दो ही प्रकार के पोर्टल, देखो पहली बात तो है पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा चेंबर है हार्ट के, 4 चेंबर है बेटा। ये देखो क्या है बेटा, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। होता क्या है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बेटा 3 जगह से। कहां से कहां? सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, और हृदय का खुद का आता है बेटा कोरोनरी साइनस। ठीक, तो ये 3 जगह से क्या आता है, कौन सा ब्लड आता है बेटा? ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा आता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, यहां नीचे आ जाता है। कहां आ जाता है रे? यहां नीचे आ जाता है। ठीक है, कौन से वॉल से? ट्राइकस्पिड वॉल से। ठीक है, यहां नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद में राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से निकलती है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। कौन निकलती है रे? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। फिर वो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाती है किसके पास? इस ब्लड को लेके जाती है बेटा लंग्स के पास। किसके पास रे? लंग्स के पास। अभी मैंने बोला कि कौन सा ब्लड आया था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। कैसा ब्लड आया था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स क्या है हमारे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का देखो, हृदय क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। हृदय का, हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या काम होता है? ब्लड का ऑक्सीजनेशन करना। मतलब ये क्या करेगा? ये लंग्स जो यहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन वाला जो रक्त आएगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। क्या कर लेगा? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और उस रक्त के अंदर क्या बेटा? उस रक्त के अंदर क्या ऐड कर देगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और उस रक्त में क्या ऐड कर दिया? इस लंग्स ने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की कम। तो ये वाला ब्लड कौन सा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा हो गया रे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो क्या हो गया? वो कहां आया? 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा। कितना बेटा? 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा। 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां आया वो? लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां नीचे आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां? एओर्टा में गया। एओर्टा ने पूरी बॉडी को दिया। कहां दिया रे? पूरी बॉडी को दिया, जिसको क्या बोल दिया? ये सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया। ठीक, कहां से गया? सिस्टमिक आर्टरीज के द्वारा। ठीक है, यहां गया। फिर यहां पर टिश्यू था। टिश्यू ने क्या यूज किया? टिश्यू ने इसमें से जो ऑक्सीजन आई थी उसको यूज कर लिया और क्या इस ब्लड में क्या डाल दिया रे? इस ब्लड में क्या डाल दिया बेटा? इस ब्लड में जो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको डाल दिया। फिर उसको सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा वापस लिया। तो ये तो नॉर्मल सर्कुलेशन है। मतलब क्या कि जो ब्लड एक बार सर्कुलेशन में जाने के बाद जो टिश्यू है उसके पास एक बार जाता है। क्या देखो क्या हुआ? ब्लड यहां से गया, इधर गया, फिर लंग्स के पास गया। ठीक है, फिर वापस आया, फिर यहां चला गया। तो क्या हो गया? सिंपल सा है कि ब्लड क्या है? हार्ट ऑर्गन, फिर वापस हार्ट। नॉर्मल सर्कुलेशन क्या है? हृदय से आएगा, टिश्यू के पास आया और टिश्यू से कहां चला गया? वापस आ गया हार्ट के पास। ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। लेकिन क्या हो अगर रक्त हृदय से आए, हृदय से आने के बाद में पहले किसी एक अंग के पास आए, ऑर्गन के पास है, फिर सीधा रक्त के हृदय के पास जाने से पहले क्या किसी दूसरे ऑर्गन के पास चला जाए और फिर हृदय के पास आए। फिर नॉर्मली क्या हो रहा था? हृदय से किसी एक अंग के पास जा रहा था, वापस हृदय के पास आ जा रहा था रक्त। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? हृदय से पहले किसी एक अंग के पास गया, फिर किसी दूसरे अंग के पास गया। तो क्या हो गया? उसने एक अंग से जो दूसरे अंग के पास में ये जो ब्लड लेकर जाएगा, ये होता है पोर्टल सर्कुलेशन। ये क्या होता है बेटा? पोर्टल सर्कुलेशन होता है। तो एक बार सवाल भी आता है ब्लड सर्कुलेशन वाले टॉपिक में, मैं पढ़ाऊंगा कि पोर्टल सर्कुलेशन क्या है।
ऐसे प्रकार का सर्कुलेशन जो कैपिलरीज से शुरू होकर कैपिलरीज में खत्म होता है। क्या? कैपिलरीज से शुरू होकर कैपिलरीज में खत्म होने वाला सर्कुलेशन कौन सा है बेटा? पोर्टल सर्कुलेशन। कौन सा है? पोर्टल सर्कुलेशन। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास, तो हमारे बॉडी के अंदर दो ही पोर्टल सर्कुलेशन होते हैं। एक तो क्या, जब आहार नाल इंटेस्टाइन या जो जीआईटी वाले पार्ट से लीवर के पास जाता है, सीधा हृदय के पास नहीं जाकर लीवर के पास चला जाता है, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरी बात क्या होता है, हाइपोथैलेमस से सीधा हृदय के पास वापस नहीं जाकर, किसके द्वारा वापस हृदय के पास नहीं जाकर पिट्यूटरी के पास चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास अपने हार्मोन भेजता है पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा, और पोर्टल सर्कुलेशन का क्या नाम है बेटा? हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। मतलब किसके द्वारा भेजता है? ब्लड के द्वारा भेजता है। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए, हाइपोथैलेमस कंट्रोल पोस्टीरियर पिट्यूटरी व्हाइल सेंडिंग इट्स हार्मोन थ्रू द ब्लड, तो ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को अपने हार्मोन भेजता है पोर्टल सर्कुलेशन, मतलब ब्लड के द्वारा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अपना हार्मोन भेजता है तंत्रिकाओं के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा। तो इतनी सी बात क्लियर हुई? इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? ठीक है, इतनी सी बात थी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है बेटा। ठीक है, अब देखो हम लोग एक एक हार्मोन के बारे में इंडिविजुअली जब देखेंगे तब उसका देखेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, ये वाली बात हो चुकी थी। अब देखो क्या, अब हम लोग देखेंगे बेटा ग्रोथ हार्मोन के बारे में। क्या क्या बता रहा हूं मैं बता रहा हूं लोकेशन के बारे में हो गई, हार्मोन वगैरह के बारे में हो गई, ठीक है, पिट्यूटरी के कलेक्शन के बारे में हो गई, पिट्यूटरी का रेगुलेशन वगैरह के बारे में हो गई। ठीक है, अब जब एंटीरियर पिट्यूटरी से अपन हार्मोन रिलीज का जब देख रहे थे, क्या बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से जब हार्मोन रिलीज का देखेंगे, ठीक है, हम लोग जब पढ़ रहे थे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है, कैसे कंट्रोल करती है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जब मैंने तुम्हारे को ये वाला पढ़ाया था ना, ये वाला, तो सबसे पहले इस एंटीरियर पिट्यूटरी के पहले हार्मोन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे आज। किसकी बात करेंगे? ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे। ठीक है, क्या, अब देखो क्या क्या होता है, कुछ कुछ बातें हैं। देखो सबसे पहली बात तो ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन का काम है बेटा, ये क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रण करता है, कंट्रोल ग्रोथ किसकी? कार्टिलेज प्रोस्थी की भी, ठीक है, कार्टिलेज की भी, बोन की भी, ठीक है, कार्टिलेज बोन की और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और किसी टिश्यू की ग्रोथ को। तो क्या करता है बेटा? ये ग्रोथ को नियंत्रण करता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? वृद्धि को नियंत्रण करता है। अब मुझे बताओ कि कोई भी आदमी है जो सबसे ज्यादा बढ़ता कब है? बुढ़ापे में बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। तो ग्रोथ हार्मोन सबसे कम कब होता है? ओल्ड एज में होता है, सेनेसेंस के टाइम पे होता है। और ग्रोथ हार्मोन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होगी? एडोलसेंस में होगी, जो टीन एज होती है ना, 13 to 19, जो टीन एजेस होती हैं उसके दौरान होगा। तो ग्रोथ हार्मोन का मैक्सिमम लेवल कब होगा बेटा? एडोलसेंस में होगा, क्योंकि उसी टाइम पर, प्यूबर्टी के टाइम पर ही तो बढ़ेगी व्यक्ति की साइज, जो लीनियर ग्रोथ होगी उसको। दूसरी बात क्या है, इसका मिनिमम लेवल कब होगा? सेनेसेंस या ओल्ड एज में होगा। मिनिमम लेवल कब होगा बेटा? सेनेसेंस और ओल्ड एज में। तो ग्रोथ हार्मोन कहां से निकला? पहली बात तो ग्रोथ हार्मोन कहां से निकला? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला। दूसरी बात, एंटीरियर पिट्यूटरी के भी कौन से भाग से निकला? पार्स डिस्टेलिस से निकला। ठीक है, दूसरी बात, एक और मैं बात बताना चाहूं तुम लोगों को कि पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, 2 पॉइंट और याद रखना बेटा, ऑल हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, ऑल हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी कैसे होते हैं बेटा? वो प्रोटीन होते हैं। पिट्यूटरी से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और पिट्यूटरी के मोस्टली हार्मोन, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको बोलते हैं ट्रोफिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं रे? ट्रोफिक हार्मोन्स बोलते हैं। ट्रोफिक हार्मोन्स का मतलब क्या? हार्मोन्स दैट
कंट्रोल सिक्रेशन ऑफ अदर हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो दूसरे हार्मोन का सिक्रेशन को कंट्रोल करे उनको ट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं। मतलब मोस्टली हार्मोन्स पिट्यूटरी के ट्रोफिक हार्मोन होते हैं, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन का मैक्सिमम लेवल कब होता है, एडोलसेंस के टाइम पर। मिनिमम लेवल कब होता है, वृद्धावस्था के दौरान, सेनेसेंस के दौरान। क्या करता है, ये वृद्धि को नियंत्रण करता है किसके, कार्टिलेज, बोन और टिश्यू के। दूसरी बात क्या है, ये कुछ चीजों का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या था, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस जितनी भी बॉडी में होती है, चाहे कुछ बना रही हो, एनाबॉलिज्म, या कुछ तोड़ रही हो, कैटाबॉलिज्म जो एक डेफिनेटिव फीचर था लिविंग का। तो बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है। कैसे, अब ये ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं ना इसको स्टार मार्क करके याद रखना। क्या ये क्या करवाता है, जो ये ग्रोथ हार्मोन है ये कार्बोहाइड्रेट में क्या करवाता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ठीक है, नए ग्लूकोज को बनाता है। मतलब ये बॉडी के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। मतलब कैसा है ये हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है। कैसा हार्मोन है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है बेटा। क्या, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित क्या याद रखना कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। मतलब ये कैसे प्रकार का हार्मोन है, पहली बात तो ये क्या करता है बेटा, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या, रक्त के अंदर क्या, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने वाला। दूसरी बात क्या, ऐसे हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं डायबेटोजेनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, डायबेटोजेनिक हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा उनको, डायबेटोजेनिक हार्मोन। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या है, एक डायबेटोजेनिक हार्मोन है। मतलब क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ब्लड के ग्लूकोज लेवल की मात्रा को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको बोला डायबेटोजेनिक हार्मोन। क्या बोला बेटा इसको, डायबेटोजेनिक हार्मोन। सिमिलरली एक और बात होती है कि जो कोर्टिसोल होता है ना, आगे जाके बताऊंगा बेटा, मैं डायबिटीज नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रोथ हार्मोन की कमी से डायबिटीज हो जा रही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। डायबिटीज तो इंसुलिन से रिलेटेड है ना। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहे हैं। जबकि डायबिटीज मेलाइटिस तो कैसे होती है, इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। ये क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ऐसा मेटाबॉलिज्म कर रहा है जैसे नए ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रही है। तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाले हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, डायबेटोजेनिक हार्मोन, जिसका दो एग्जांपल बताया है मैंने बेटा अभी, एक तो कोर्टिसोल और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा, और एक कौन सा हार्मोन बेटा, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दूसरी बात क्या करता है ये बेटा, बॉडी के अंदर अभी बताया ना मैंने, ग्रोथ हार्मोन वृद्धि करवाता है, बॉडी की ग्रोथ करवाता है। तो ये क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। ग्रोथ करवाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो बोन की ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, मसल्स की ग्रोथ होनी चाहिए। और मसल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा, नए प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। ये ध्यान रखना, सवाल ऐसे उल्टे पुल्टे आते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करा, कार्बोहाइड्रेट का कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म करेगा जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी। मतलब यह वो हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसेमिया करता है। हाइपरग्लाइसेमिया करने का मतलब ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है, डायबिटीज नहीं कर रहा। डायबिटीज किसकी वजह से होगी, इंसुलिन की कमी की वजह से। तो एक ऐसा हार्मोन है डायबिटोजेनिक हार्मोन है, मतलब वह हार्मोन जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगी। सिमिलरली मैंने एक और बताया कि कोर्टिसोल भी कैसा है, एक डायबिटोजेनिक हार्मोन। तो दूसरी बात क्या कर दिया इसने, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाया, नए प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाया। ध्यान रखना, क्यों, अभी तभी तो बोला ना इसने, मेटाबॉलिज्म बोला, क्योंकि कुछ चीज को बना रहा है, कुछ चीज को तोड़ रहा है। ठीक है, प्रोटीन को क्या कर रहा है, नए प्रोटीन को सिंथेसिस करवा रहा है, और फैट को क्या कर रहा है बेटा, तोड़ रहा है। लिपिड को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। मैंने यहां लिखे ना, लिपिड का ब्रेकडाउन, लाइपोलाइसिस। लिपिड का क्या कर रहा है बेटा, लिपिड का ब्रेकडाउन कर रहा है। अब लिपिड का ब्रेकडाउन कर रहा है, नए प्रोटीन को बना रहा है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। ये इफेक्ट ऐसे याद होने चाहिए। लिपिड को तोड़ रहा है मतलब क्या कर रहा है, फ्री फैटी एसिड को बढ़ा रहा है। ब्लड में क्या बढ़ा रहा है, फ्री फैटी एसिड को बढ़ा रहा है। तो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं कि ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है ग्रोथ किसकी, कार्टिलेज, बोन और टिश्यू तीनों की। साथ के साथ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। फैट को तोड़ता है इसलिए लाइपोलाइसिस, मतलब फ्री फैटी एसिड को बढ़ा देगा। प्रोटीन को, नए प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता है, इसलिए डायबिटोजेनिक हार्मोन है। अब देखो कैसे क्या इसका रेगुलेशन होता है। देखो सबसे पहले मैंने बताया क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH।
ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा तो क्या कुछ सेल्स के ग्रुप होते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है उस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कुछ सेल्स के ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है सोमेटोट्रोफ्स। क्या होता है बेटा? सोमेटोट्रोफ्स होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सेल्स के ग्रुप होते हैं। तो क्या होता है, ये देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस से आया, जिसको बोला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और वो काम करेगा आके एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमेटोट्रोफ सेल के पास। किसके पास? सोमेटोट्रोफ सेल के पास। जैसे ही ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आकर एंटीरियर पिट्यूटरी की सोमेटोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज होगा? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का कुछ तो इफेक्ट होता है डायरेक्टली, कुछ इफेक्ट काम करता है वो लीवर पे काम करके इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या काम करता है ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्टली एक्शन क्या हो जाएगा? लाइपोलाइसिस। मतलब क्या करेगा वो? लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, मतलब जो फ्री फैटी एसिड है ना उसको बढ़ाएगा। मतलब डायरेक्ट एक्शन क्या हो गया? एक तो लाइपोलाइसिस, दूसरा क्या एक्शन हो गया? बोन की ग्रोथ, बोन की ग्रोथ। तभी तो मैंने बोला कि ग्रोथ हार्मोन लीनियर ग्रोथ करवाता है, वृद्धि करवाता है, ठीक है, लीनियर ग्रोथ। तो बोन की ग्रोथ कैसे? हम लोग जानते हैं कि एक बोन में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक बोन को खाने वाली और एक बोन को बनाने वाली। बोन को खाने वाली को क्या बोलते हैं? बोन ईटिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? बोन ईटिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोक्लास्ट। ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। तो क्या कर लिया इन्होंने? जो पहले से इनएक्टिव जो कॉन्ड्रोसाइट्स थी उनको क्या कर दिया इसने? एक्टिवेट कर दिया, मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स को बना दिया। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स बनेगी तो बोन को फॉर्म करेगी, तो इसलिए क्या होगा? बोन, हड्डियों की वृद्धि होगी। तो डायरेक्ट एक्शन क्या हो गया? लाइपोलाइसिस और बोन ग्रोथ करवा दिया। इनडायरेक्ट एक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्ट एक्शन ऐसा होगा बेटा कि ये इंसुलिन के जैसे कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है और सोमेटोमेडिन। ये याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम्हारे सवाल में ऐसा नहीं आएगा, मैं बताने के लिए बता रहा हूं। क्या कि लीवर में जाकर ये काम करेगा, इनडायरेक्ट एक्शन करेगा, क्या? इंसुलिन जैसे ग्रोथ फैक्टर और सोमेटोमेडिन सी रिलीज करेगा, जो भी जिनका काम भी क्या होता है? बोन ग्रोथ होता है। जिनका काम क्या होता है? जो प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं बेटा, जो क्या करवाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। जो क्या करवाते हैं? ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट याद रखना है, ये मत याद रखना कि लीवर में जाकर इनडायरेक्ट एक्शन कर रहा है, इंसुलिन के जैसे ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर रहा है। अब देखो ऐसा हुआ, अब हुआ क्या इसका? देखो इसको कंट्रोल कैसे किया? रिलीज किया तो पहले ऐसा हो गया। दूसरा क्या कर दिया? अब जो हाइपोथैलेमस ने है ना, अगर मान लो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज्यादा होगी, बॉडी की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, बॉडी के अंदर लाइपोलाइसिस वगैरह ज्यादा होगी और प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगी, तो बॉडी के अंदर इनिबिशन मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। इनिबिशन मैकेनिज्म मतलब कैसे? हाइपोथैलेमस कैसे नियंत्रण कर रहा था वो तो मैंने बता दिया। हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होगा या नहीं होगा उसको सेल्स आगे जाकर कैसे कंट्रोल करेगी? नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के द्वारा कि जो लास्ट में जो बनने वाले हार्मोन्स है, जो प्रोडक्ट है, वो खुद ही जिनसे वो बन रहे थे उसको इनिबिट कर देंगे, वो खुद ही जिनसे बन रहे थे उसको इनिबिट कर देंगे। उसी को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। क्या बोला मैंने बेटा? नेगेटिव फीडबैक बोला। तो ये पूरा मैकेनिज्म है वो क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है रे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। मतलब क्या? लास्ट में जो अंत में जो प्रोडक्ट बने वही क्या? उस हार्मोन को इनिबिट कर रहे हैं जिससे वो बने हैं। तो क्या कर दिया? जैसे ये आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज्यादा बढ़ गया तो ये क्या कर देगा? पिट्यूटरी को भी इनिबिट करेगा, क्या? कि तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज मत करो। और क्या करेगा ये हाइपोथैलेमस को भी इनिबिट करेगा, क्या? कि तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने वाला हार्मोन मत भेजो, तुम ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करने वाला हार्मोन भेजो। अब ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करने वाला हार्मोन कौन सा है? सोमेटोस्टेटिन। कौन है? सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन रिलीज होगा और ये आएगा फिर कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सोमेटोट्रोप। अब तो ध्यान रखना, सोमेटोट्रोपिन क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन को ही बोलते हैं और सोमेटोस्टेटिन क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करने वाला। तो ऐसा सवाल आ जाए ना, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोल रहा हूं मैं? सवाल सोमेटोट्रोपिन is released from A. Somatostatin is released from
बी। तो बेटा क्या, सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन का मतलब क्या, ग्रोथ हार्मोन। कहां से निकलेगा बेटा, पिट्यूटरी से। दूसरा क्या बोला हूं मैं, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन। कहां से निकलेगा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा। तो एकदम सेम सेम सा नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो हाइपोथैलेमस ने अपना हार्मोन निकाला, सोमेटोस्टेटिन निकाला। ये सोमेटोस्टेटिन क्या आएगा, सोमेटोट्रोप्स के पास आएगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी की कुछ कोशिकाएं होती है, और उसके को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। उसको क्या कर देगा बेटा, इनहिबिट कर देगा। क्या कर देगा रे, उसको इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट कर देगा तो एक्शन नहीं होगा। तो देखा तुम लोगों ने, क्या देखा कि एक तो ग्रोथ करवा रहा था बोन कार्टिलेज और टिश्यू की, दूसरा ये मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल करता है, तो ये याद होना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है और फ्री लिपिड को बढ़ाता है। तीसरी बात ये याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीजिंग करने वाला हार्मोन कहाँ करेक्ट करता है, सोमेटोट्रोप्स के पास। इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन को खुद को सोमेटोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वाला याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं बेटा, ग्रोथ हार्मोन कब बढ़ेगा। मान लो कि ऐसा सवाल आ जाए कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कब बढ़ेगा। फैक्टर्स जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लो बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, किसी कारण की वजह से रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। कैसे, मान लो कोई लंबे समय से व्रत रख रखा है, लंबे समय से कोई भूखे, एकदम भूखा है, स्टारवेशन पर है, किसी ने फास्ट किया लंबे समय से, कोई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो फास्टिंग एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज, और किसी को स्ट्रेस है, तो इन सब वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, जीएच रिलीज होगा। जीएच रिलीज होगा तो क्या करेगा, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो कैसा हार्मोन है, डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज कौन कर रहा था, ब्लड के अंदर अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ब्लड को ग्लूकोज को कम कर रहा था। तो अगर हाइपरग्लाइसेमिया तो ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा। दूसरा क्या, सोमेटोस्टेटिन कहां से रिलीज हो रहा था, हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा था। तीसरी चीज क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जो अंत में बन रहा था, जो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इनहिबिट करेगा। तो ये चीज होगी। देखो ये वाली बात है कि जो जैसे कि ग्रोथ, आगे बताऊंगा मैं तुम लोगों को कि ग्रोथ हार्मोन और जो प्रोलैक्टिन है ना, दोनों सेम रिसेप्टर पे काम करते हैं। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन दोनों सेम रिसेप्टर पर काम करते हैं, इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं, जुड़वा हार्मोन, ट्विन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए कि दोनों सेम रिसेप्टर पर काम करते हैं, इसलिए उनको ट्विन हार्मोन बोलते हैं। जैसे कि ये जीनस काइनेस पाथ में है, पर ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा भारी हो जाएगा, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन दोनों सेम रिसेप्टर पर काम करते हैं, इसलिए उनको ट्विन हार्मोन बोला जाता है। बेटा अब देखो इनसे रिलेटेड बीमारियां कैसे, अगर ग्रोथ हार्मोन बच्चे के अंदर ज्यादा रिलीज होगा, बच्चे के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो क्या, बोन ग्रोथ ज्यादा होगी। बोन ग्रोथ ज्यादा होगी, प्री कॉन्ड्रोसाइट से कॉन्ड्रोसाइट ज्यादा बनेगी, बोन की ग्रोथ ज्यादा होगी, कार्टिलेज की ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, व्यक्ति की साइज बढ़ जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, गाइगेंटिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको, गाइगेंटिज्म हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो, बच्चे के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो तो बच्चा क्या हो जाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी, बोन ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो हाइट छोटी रहेगी। लेकिन मैंने कभी भी तुम लोगों को ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक में ऐसा बताया कि ग्रोथ हार्मोन का मेंटल इक्वलिटी, जो मेंटल क्वेश्चन होता है, जो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, नहीं बताया ना ऐसा। मतलब क्या, पिट्यूटरी की वजह से जो ड्वार्फिज्म होता है, ग्रोथ हार्मोन के कम रिलीज होने की वजह से, पिट्यूटरी की वजह से, पिट्यूटरी में दिक्कत होने की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा, जिसकी वजह से अगर व्यक्ति की जो हाइट छोटी रहेगी, स्टंटेड ग्रोथ रहेगी, जिसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में व्यक्ति की सिर्फ हाइट छोटी रहती है, उसका मेंटली आईक्यू नॉर्मल होता है, ये ध्यान रखना। जबकि मैं जब आगे जाके तुम लोगों को थायराइड वायराइड वाला ये बहुत सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें क्रिटिनिज्म आएगा, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान कम हो जाने वाले उसके कारण। तो जब बच्चा प्रोड्यूस होता है उसके अंदर आईक्यू कम होता है। जबकि यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ कि ग्रोथ हार्मोन क्या है, कम हुआ, तो क्या हुआ, व्यक्ति की हाइट छोटी है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, व्यक्ति की हाइट छोटी है, आईक्यू नॉर्मल है। ये ध्यान रखना दोनों के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए। दूसरी बात क्या है, अगर बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, अगर बच्चे के अंदर क्या हो बेटा, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, ठीक है, बच्चे के अंदर क्या हो, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, तब तो क्या बता दिया, गाइगेंटिज्म। अब मिडिल एज में मतलब क्या, एक कोई व्यक्ति है जिसकी मिड की एज है, बीच की एज है, उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, तो तुम लोगों ने खल्ली को देखा ना, ग्रेट खल्ली को, ग्रेट खल्ली के अंदर है ये बीमारी, क्या, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में क्या हो जाएगा, ये जो फ्रंटल बोशिंग, ये जो आगे का जो ललाड़ है एकदम बाहर की तरफ एकदम भरा भरा दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये लोअर जो मैंडिबल है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आगे की तरफ होगी, लोअर मैंडिबल क्या होगी, आगे की तरफ होगी, क्या,
क्या होता है कि अगर जो मिडिल एज का मेन है या जो कोई एडल्ट है उसके अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, मेनली जो फेशियल डिसमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी, जो फेशियल जो सिमेट्री होती है, जो फेशियल बोन्स होती है उतनी ज्यादा ठीक है अच्छे से नहीं होती है। तो क्या हो जाता है, बोन ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। बोन ग्रोथ कैसे ज्यादा हो जाती है कि जो ये लोअर वाली जो ठीक है बोन है, जो मैंडिबल है, उसके अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा ग्रोथ हो जाती है तो ये आगे की तरफ निकल जाती है। ठीक है, ये जो आगे का जो ललाड़ है उसके अंदर भी बोन ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो फ्रंटल बोसिंग हो जाती है, मैंडिबल का इनलार्जमेंट हो जाता है। साथ के साथ में क्या हो जाता है, जो तुम लोगों ने खली का पांव देखा होगा तो उसका जो लोअर हील पेड होता है ना, हील पेड, ठीक है, उसके अंदर भी थिकनेस बढ़ जाती है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है तो ये मोटा मोटा सा हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या बताया मैं कि एक्रोमेगेली के अंदर ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में ज्यादा होगा तो एक्रोमेगेली होगी, मतलब उसके अंदर बोन की ओवर ग्रोथ होगी। कौन सी बोन की ज्यादा ग्रोथ होगी बेटा, फेशियल बोन की, जो चेहरे वाली हड्डियां हों उनकी ज्यादा ग्रोथ होगी। कैसे, जैसे फ्रंटल बोन, आगे के बोन की ग्रोथ ज्यादा ग्रोथ तो फ्रंटल बोसिंग हो जाएगा। हैंड, जो हाथ की साइज होगी वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि बोन ग्रोथ ज्यादा हो रही है, और पैर की साइज भी बड़ी होगी। खली कितना बड़ा है, एकदम विशाल का है ना, उसके पैर की साइज कितनी बड़ी है, उसके हाथ की साइज कितनी है, तो हैंड और फुट की साइज बढ़ जाएगी। साथ में प्रोग्नेथिज्म हो जाएगा। प्रोग्नेथिज्म का मतलब मैंडिबल, ये लोअर जो बोन है, लोअर जो है जो आगे की तरफ निकल जाएगी तो प्रोग्नेथिज्म हो जाएगा। और जो क्या है, जो हील पैड जो थिकनेस है, नीचे वाला जो पांव रखने की जो जगह है उसकी भी थिकनेस क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब देखो क्या बोल रहा है, तो एक्रोमेगली जो ग्रेट खली के नाम से याद रखना, एकदम लंबी टांगों वाला है, लंबे हाथ वाला है, ललाड़ उसका कितना बड़ा सा है, उसका ये देखो पाम वाम कितना बड़ा है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, उसकी एड़ियां भी कितनी बड़ी बड़ी है, ऊंची ऊंची है। ठीक है, साथ के अंदर उसकी वो बोलता है तो ढंग से स्पीच क्लियर नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये लोअर जो क्या होती है बेटा, उसकी बहुत बड़ी होती है, फ्रंटल बोसिंग उसका कितना बड़ा है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम लोगों को दिखाऊं, ठीक है, तो देखो इसके अंदर तुम लोग देखोगे तो इसके अंदर ही दिख जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो देखोगे तो क्या देखोगे, ठीक है, इसके आर्म की साइज कितनी बड़ी है, इसके अंदर फ्रंटल बोसिंग है, ये लोअर जो है मैंडिबल है कितनी बड़ी है, उसके लेग की साइज कितनी बड़ी है, ठीक है, आर्म की साइज कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ये वाली बात है, हील पैड थिकनेस वगैरह वाली बात हो गई, ये ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड अपन ने सारी बातें पढ़ ली। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में तो अगर मान लो कि ये बोल रहा है कि जो ग्रोथ हार्मोन है, जो एक्रोमेगली वाला जो है, जिसके अंदर ज्यादा हुआ, तो पहली बात तो क्या, अगर ये अनचेक रहा, मान लो लंबे समय तक, पहली बात तो क्या है, तो क्या हुआ कि मैं क्या बता रहा हूं कि कई कई बार क्या होता है कि एडल्ट के अंदर क्या रहता है, ये अनचेक्ड रह जाता है। तो अनचेक्ड रह जाता है तो क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और इवन दो कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हो तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब देखो बेटा, अपन लोग क्या बता रहे थे, मैं तुम लोगों को क्या बता रहा था, मैं तुम लोगों को बता रहा था पिट्यूटरी के बारे में। क्या, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो क्या है, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मोस्टली हार्मोन पिट्यूटरी के कैसे हैं, ट्रोफिक हार्मोन है, मतलब दूसरे ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करेंगे। पिट्यूटरी क्या है बेटा, एक मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी के अंदर एक बोनी कैविटी होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी, जिस बोनी कैविटी में मौजूद होता है उसको सेला ट्रसिका बोलते हैं, जो स्पिनोइड बोन में होती है, फोर ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। पिट्यूटरी जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पिट्यूटरी का एनाटॉमिकल डिवीजन कितने भाग में था, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते थे, जो दो हार्मोन के हाइपोथैलेमिक हार्मोन को स्टोर करती थी और रिलीज करती थी, एक ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रेसिन, एडीएच होता था। अब देखो क्या बेटा, ऑक्सीटोसिन क्या होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो होता है ना हाइपोथैलेमस का, वहां से निकलता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से निकलता है, न्यूरॉन के द्वारा कहां पर आता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस पे आता है, हियरिंग बॉडीज में स्टोर होता है और फिर जब जरूरत पड़ती है तो रिलीज होता है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से निकलता है ऑक्सीटोसिन और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से निकलता है वेसोप्रेसिन। नो सिंथेसिस, कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता, सिर्फ स्टोर और रिलीज करती है हाइपोथैलेमस के हार्मोन को। एंटीरियर पिट्यूटरी जो एडेनो हाइपोफाइसिस है, जो 70% 75% तक पार्ट है, उसमें एक होता है पार्स डिस्टलिस, एक पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ एक हार्मोन निकलता है जिसको एमएसएच बोलते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ये पार्स डिस्टलिस है
कॉमनली उसी को एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दिया जाता है, जहां से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 डिस्टलिस से 6 निकलते हैं, इंटरमीडिया से 1 निकलता है, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसके, हाइपोथैलेमस के हार्मोन को रिलीज करती है। ह्यूमन के अंदर पार्स इंटरमीडिया क्या होती है बेटा, पार्स डिस्टलिस के साथ ही मर्ज रहती है, दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही पार्ट में रहते हैं। ये इतनी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक। अब बेटा क्या बताया था मैंने कुछ सेल्स का टाइप बताया था ना तुम लोगों को, कि एंटीरियर पिट्यूटरी में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। एक तो होता है एसिडोफिलिक, मतलब जो एसिडिक डाई को गेन करेगा, एक होता है बेसोफिलिक। अब जो एसिडोफिलिक होता है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी में एसिडोफिलिक जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं एक तो सोमेटोट्रोप और एक लेक्टोट्रोप। लेक्टोट्रोप क्या रिलीज करेगी, प्रोलैक्टिन रिलीज करेगी, ठीक है। सोमेटोट्रोप क्या रिलीज करेगी, ग्रोथ हार्मोन। दोनों हार्मोन को बोलते हैं ट्विन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर रिसेप्टर पे काम करते हैं। दूसरी बात, बेसोफिलिक सेल्स होती है ना, वो कौन कौन सी होती है, थायरोट्रोप्स जो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन रिलीज करवाएगी, गोनेडोट्रोप्स जो क्या करवाएगी, गोनेडोट्रोपिन एलएच और एफएसएच रिलीज करवाएगी, कोर्टिकोट्रोप क्या निकलवाएगी, एक प्रीकर्सर हार्मोन निकलवाती है। क्या निकालती है बेटा, एक प्रीकर्सर हार्मोन निकलती है। उस प्रीकर्सर हार्मोन को बोलते हैं प्रोओपियोमेलेनोकोर्टिन। क्या बोलते हैं, प्रोओपियोमेलेनोकोर्टिन। ये नाम याद नहीं होना चाहिए, ये पीएमओसी याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली ये याद होना चाहिए। सोमेटोट्रोप ग्रोथ हार्मोन निकालता है, लेक्टोट्रोप प्रोलैक्टिन निकलता है, थायरोट्रोप से टीएसएच निकलता है, गोनेडोट्रोप से एलएचएफएसएच और कोर्टिकोट्रोप से पीओएमसी निकलता है। अब पीओएमसी में क्या है, प्रोओपियोमेलेनोकोर्टिन, ठीक है। प्रोओपियोमेलेनोकोर्टिन में क्या है बेटा, प्रो मतलब प्रीकर्सर है, पहले का है, किसका, ओपियो। ओपियो मतलब एंडोर्फिन। जब जिंदगी में आनंद आता है तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, ठीक है। तो जिंदगी में आनंद लेते रहिए और एंडोर्फिन रिलीज करवाते रहिए, ठीक है। तो क्या प्रीकर्सर है, इसलिए बोला ना प्रो मतलब पहले वाला। तो ओपियो मतलब एंडोर्फिन, मेलेनो का मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहां से निकल रहा था, पार्स इंटरमीडिया से निकलने वाला एकमात्र हार्मोन, ठीक है। और कोर्टिन का मतलब एसीटीएच, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। अब देखो एक क्लिनिकल क्वेश्चन है बेटा, क्या मैं तुम लोगों को बताऊंगा जब क्या होगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स में दिक्कत होगी तो जिसके ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, बाकी जितने भी हार्मोन्स होंगे उनसे रिलेटेड डिजीज वगैरह वाले में बात बताऊंगा। तो क्या बताऊंगा मैं तुम लोगों को, बताऊंगा एडिशन डिजीज। तो बेटा क्या होता है, एडिशन डिजीज में क्या होता है, एसीटीएच बढ़ता है। क्या बढ़ता है, एसीटीएच बढ़ता है। अब एसीटीएच बढ़ता है तो क्या होता है, जितना ज्यादा एसीटीएच होगा ना, जितना ज्यादा एसीटीएच होगा, देखो पैथोलॉजिकली इसी से रिलेटेड है कि इसका प्रीकर्सर ज्यादा है। क्या हुआ, कोर्टिन ज्यादा रिलीज हुआ इसलिए एसीटीएच ज्यादा बन रहा है। अब कोर्टिन रिलीज हो रहा है तो ये जिसका जो पीओएमसी है वो प्रीकर्सर मेलेनोसाइट का भी तो है ना, मेलेनो का भी है, तो एमएसएच, तो मतलब एसीटीएच भी ज्यादा बन रहा है, तो साथ में ये इसका प्रीकर्सर ये भी तो ज्यादा बने। दोनों किसी चीज से तो बन रहे हैं ना ज्यादा, दोनों जिस चीज से बन रहे हैं वो ज्यादा बन रही है तो दोनों ज्यादा बनेंगे। बीमारी तो क्या बोलती है कि एसीटीएच मतलब क्या, ज्यादा होना, एडिशन डिजीज मतलब एसीटीएच ज्यादा होना। लेकिन एसीटीएच ज्यादा कब हुआ, जब ये पीओएमसी ज्यादा है। अब पीओएमसी ज्यादा है तो एसीटीएच ज्यादा हुआ, तो क्या एमएसएच भी ज्यादा होगा। अब एमएसएच क्या करता है, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन बढ़ाता है, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया को डार्क कर देगा, जरा काला कर देगा उस जगह को। क्या कर देगा, तो एडिशन अगर बीमारी होगी तो एडिशन डिजीज होगी तो क्या होगा, एसीटीएच बढ़ेगा, और एसीटीएच बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एमएसएच का एक्शन भी ज्यादा होगा। एमएसएच का एक्शन ज्यादा होगा तो स्किन क्या हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेड हो जाएगी, क्योंकि एक्यूमुलेशन हो जाएगा मेलेनोसाइट का, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। तो आज हमने पढ़ा हार्मोन की डेफिनेशन, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में डिफरेंस पढ़ा, हमने पिट्यूटरी के बारे में कुछ चीजें पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, हाइपोथैलेमस के निकलने वाले हार्मोन पढ़े, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी से निकलने वाले एक हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को कंप्लीट कर लिया। कल हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो पिट्यूटरी के बाकी हार्मोन्स से रिगार्डिंग होगा। तो लगातार पढ़ते रहिए, जीवन में एंडोर्फिन रिलीज करवाते रहिए, और अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।